हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा क्लासरूम। माय सेल्फ सूर्य प्रकाश रंगी और फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, आज हम करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम का रिवीजन, नीट टेबल का। तो अगर हम आयनिक इक्विलिब्रियम में बात करें, 3 से 4 टॉपिक है जहां से हमें मेनली क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट, पीएच कैलकुलेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड का कॉम्बिनेशन हमें गिवन रहेगा, वहां से पीएच पूछा जाता है। सेकेंड, बफर सॉल्यूशन। थर्ड, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। और फोर्थ आता है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, एक टाइट्रेशन वाला टॉपिक भी होता है जो यहाँ पे हम पीएच के अंदर ही उसको कंसिडर कर देते हैं। तो चलिए पहले फर्स्ट हम यहाँ पे फटाफट से इस टॉपिक देख लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक से कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स यहाँ पे हमें निकलते हैं। तो फर्स्ट हम बात करें एसिड बेस, एसिड एंड बेस का। तो 3 तरीके से एसिड बेस को हमें यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है। अरेनियस एसिड एंड बेस। तो अरेनियस एसिड कौन होते हैं? जो H प्लस प्रोटॉन डोनर होते हैं, H प्लस डोनर इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में जो ब्लैक वाटर में जो H प्लस का डोनेशन करेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? अरेनियस एसिड। अरेनियस बेस कौन होंगे? जो OH माइनस का डोनेशन करेंगे पोलर सॉल्वेंट। राइट, देख लें HCl, H2SO4, H3PO4, H3PO2 एक्सेट्रा, NaOH, OH माइनस का डोनेशन करेगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड OH माइनस का डोनेशन करेगा। तो ये क्या होंगे? अरेनियस एसिड एंड अरेनियस बेस। नेक्स्ट सेकंड बात करें ब्रोंस्टेड एसिड एंड ब्रोंस्टेड बेस। ब्रोंस्टेड एसिड कौन होते हैं? यहाँ पर सिंपली हम बात करें जो H प्लस का डोनर होता है या प्रोटॉन डोनर, जो प्रोटॉन डोनर होते हैं वो ब्रोंस्टेड एसिड होते हैं। लाइक HCl, H2SO4, H2O, ये सब क्या है? प्रोटॉन डोनर। ये H प्लस दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। तो ये क्या होंगे? ब्रोंस्टेड एसिड होंगे। सेकंड बात करें ब्रोंस्टेड बेस। ब्रोंस्टेड बेस क्या होंगे? जो H प्लस को एक्सेप्ट कर सकते हो। लाइक हम बात करें H2O, NH3, ये क्या कर सकते हैं? H प्लस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये क्या होंगे? प्रोटॉन एक्सेप्टर होंगे। राइट, नेक्स्ट हम बात करें लुईस एसिड एंड लुईस बेस का। लुईस एसिड कौन होगा? लुईस एसिड जो क्या कर सकता है? लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लुईस एसिड बोलते हैं। जो भी प्रोटॉन होगा, सपोज जो भी यहाँ पर कैटायन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? लुईस एसिड बोलेंगे। और उसके अलावा जिसमें वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं वो भी क्या होंगे? लुईस एसिड होंगे। लाइक BCl3 या फिर H3BO3, ये सब क्या होते हैं? लुईस एसिड होते हैं। लुईस बेस की बात करें, लुईस बेस कौन होगा? जो लोन पेयर डोनर होगा। तो लुईस एसिड कौन होगा? लोन पेयर एक्सेप्टर। एंड लुईस बेस कौन होगा? लोन पेयर डोनर। राइट, तो लोन पेयर डोनर लाइक H2O के पास लोन पेयर होता है, डोनेशन कर सकता है। लाइक NH3, इसके पास भी लोन पेयर होता है, डोनेट कर सकता है। लाइक इसके अलावा जिस भी मॉलिक्यूल के पास यहाँ पे लोन पेयर होगा, जैसे Cl माइनस, वो भी क्या कर सकता है? यहाँ पे लोन पेयर का डोनेशन कर सकता है। तो ये लुईस एसिड कौन होगा? लोन पेयर एक्सेप्टर। लुईस बेस कौन होगा? लोन पेयर डोनर। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान रखना है आपको, H3BO3। ये हालांकि इसके पास H प्लस होता है, बट ये अरेनियस एसिड या ब्रोंस्टेड एसिड नहीं होता है, लुईस एसिड होता है। क्यों? क्योंकि जब आप H3BO3 को वाटर में डालते हैं तो क्या होता है? H3BO3 का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो क्या होगा? BOH होल थ्राइस। ठीक है, जब आप इसको वाटर में डालते हैं तो क्या होता है? यहाँ पर बिकॉज बोरॉन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खुद की और 3 इलेक्ट्रॉन इसने ऑक्सीजन के साथ शेयर किए। तो आउटर मोस्ट शेल में शेयरिंग के बाद भी इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो पाते हैं? 6 ही इलेक्ट्रॉन हो पाते हैं। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो यहाँ पे वाटर का ऑक्सीजन क्या करता है? इसको लोन पे डोनेट करने के लिए इसके पास आता है और क्या बनाता है? BOH होल 4 माइनस प्लस H प्लस। अब यहाँ पे जो H प्लस आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? वाटर से आ रहा है। हम क्या बोलते हैं? अरेनियस एसिड या अरेनियस बेस ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो अपने खुद के मॉलिक्यूल से H प्लस या OH माइनस का डोनेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोरिक एसिड अपने खुद के मॉलिक्यूल से H प्लस का डोनेशन नहीं कर रहा है, इसलिए अरेनियस एसिड नहीं होता। ये क्या होता है? लुईस एसिड होता है। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? अगर हम वाटर के रिस्पेक्ट में बात करें तो वाटर एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। एम्फोटेरिक मींस यानी H प्लस दे भी सकता है
H प्लस ले भी सकता है। तो वाटर जब डिसोशिएट होता है तो H प्लस भी देता है और OH माइनस भी देता है, यानी एज ए एसिड और एज ए बेस दोनों बिहेव कर रहा है। तो अगर हम वाटर के लिए बात करें तो वाटर आरएनएस एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है, आरएनएस बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। ब्रोंस्टेड एसिड यानी H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है क्या? यस, वाटर H प्लस को एक्सेप्ट करके H3O प्लस बनाता है। तो ब्रोंस्टेड एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है, ब्रोंस्टेड बेस की तरह बिहेव कर सकता है क्या? यस, लोन पेयर का डोनेशन कर सकता है। क्या लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकता है क्या? क्या वाटर को लोन पेयर की रिक्वायरमेंट होती है? नहीं, ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी लोन पेयर है तो लुईस एसिड नहीं होता, बट लुईस बेस की तरह यहाँ पे वाटर बिहेव कर सकता है बिकॉज लोन पेयर का डोनेशन कर सकता है। ठीक है, हम बात करें यहाँ पे वाटर इम्पोर्ट नीचे का होता है प्योर वाटर, H प्लस और OH माइनस दोनों देता है एट 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे वाटर से H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन 1:1 के रेशियो में यानी इक्वल प्रोड्यूस होता है, वो होता है 10⁻⁷ मोलर। सेकंड हम बात करें यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या कंसंट्रेशन, फर्स्ट लेते हैं यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। वाटर का कंसंट्रेशन क्या होगा? अगर हम यहाँ पे बात करें वाटर का कंसंट्रेशन मोलिटी क्या होगा? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अगर आप वॉल्यूम 1 लीटर ले लें तो वाटर का डेंसिटी क्या होता है? 1 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम से मास ऑफ वाटर मिलेगा आपको कितना? 1000 ग्राम। तो अगर वाटर का मास 1000 ग्राम है तो मोलिटी क्या होगा? मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स क्या है? मास बाय मोलर मास, वॉल्यूम कितना? 1 लीटर, तो ये कितना मिलेगा? 55.55 मोलर। तो ये वाटर का कंसंट्रेशन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर। वाटर का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? अब बिकॉज जब वाटर हमने यहाँ पर लिया तो डिसोसिएट होकर क्या दे रहा है? H प्लस एंड OH माइनस। इनिशियली यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन कितना है? 1000/18 या 55.55। इसमें से कितना अमाउंट कम हो रहा है यहाँ पर? 10⁻⁷ मोलर। तभी तो यहाँ पे H प्लस 10⁻⁷ और 10⁻⁷ मोलर प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, अल्फा आप क्या बोलते हो? मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स टेकन। इनिशियल मोल्स कितने लिए? 1000/18। तो ये कितना हो जाएगा? 18 इंटू 10⁻⁻, में ऊपर आ जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, तो परसेंटेज में हम निकालें तो कितना हो जाएगा? 18 इंटू 10⁻⁸। तो ये आपको अल्फा मिल जाएगा। सेकेंड बात करें के ए और के बी, वाटर के डिसोसिएशन कांस्टेंट का। तो यहाँ पे वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? एक तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही होता है। तो वाटर का के ए या के बी का वैल्यू क्या होगा? H प्लस इंटू OH माइनस अपॉन H2O का कंसंट्रेशन। तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है? 10⁻⁷ इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना है? 10⁻⁷ अपॉन वाटर कितना है? 1000/18। तो ये कितना होगा? 18 इंटू 10⁻⁷, 10⁻⁷ कितना होगा? 10⁻⁴। ये ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁷। तो ये के ए या के बी का वैल्यू आपको वाटर के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसको हम KW से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वाटर के आयंस का प्रोडक्ट। वाटर के आयंस का प्रोडक्ट निकालना है तो इसको क्या भेजते हैं? वाटर को इधर भेजते हैं। तो Ka इंटू H2O इसके बराबर H प्लस इंटू OH माइनस के बराबर। हमें पता है वाटर का H प्लस का कंसंट्रेशन, हम किसके जो भी हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं कितने पे ले रहे हैं? 25 डिग्री सेल्सियस पर ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो H प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻⁷, OH 10⁻⁷, तो KW कितना आएगा आपको? 10⁻⁴। तो आप इससे भी निकाल लीजिए तो भी ये मिलेगा। K का वैल्यू कितना मिला आपको? 18 इंटू 10⁻⁷ इंटू वाटर का कंसंट्रेशन कितना है? 1000/18। 18 से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 10⁻⁴। तो KW तो कितना रहने वाला है? 10⁻⁴। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? 25 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट बात करें कैलकुलेशन ऑफ पीएच। पीएच को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? पीएच कैलकुलेशन, तो अगर आपको पीएच निकालना है तो क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस या फिर लॉग 1/H प्लस, एंड पीओएच निकालना है तो पीओएच क्या होगा? नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस या फिर लॉग 1/OH माइनस, राइट। ये पीएच मिल जाएगा, राइट। अभी हमने क्या बोला? KW क्या होगा? H प्लस और OH माइनस का प्रोडक्ट होता है। तो अगर आप बोथ साइड नेगेटिव लॉग ले लेंगे तो PH प्लस POH आपको मिलेगा PKW के बराबर। अगर ये 25 डिग्री सेल्सियस है तो PKW कितना होता है? 14 के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट
यहाँ पे जो वाटर का डिसोसिएशन होता है वो क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। वाटर को जब आप डिसोशिएट करते हैं तो टेम्परेचर क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है, बिकॉज बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो H प्लस OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव, सपोज एक छोटा सा एग्जांपल दे दें, सपोज H प्लस का कंसंट्रेशन आपके पास -5 है और OH माइनस और आपने pH निकाला तो pH क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁵ मींस क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। अब आपने क्या कर दिया, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया तो डिसोसिएशन क्या होगा, बढ़ेगा, तो H प्लस का कंसंट्रेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। सपोज H प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻³ हो गया तो pH क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻³ यानी pH कितना मिल जाएगा आपको, 3। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो pH क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, साथ ही साथ OH माइनस का कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, तो pH कम हो रहा है तो pOH भी क्या होगा, कम होगा। तो हम क्या बोलेंगे, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर pH एंड pOH क्या होता है, डिक्रीज होता है, राइट। तो P के W भी क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा, राइट। तो P के W अभी यहाँ पे कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस पर 14। अगर आप यहाँ पे सपोज को टेम्परेचर बढ़ा देते हैं 90 डिग्री तक कर देते हैं तो ये कितना चला जाता है, 13 तक चला जाता है, राइट। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर बिल्कुल ध्यान रखें, pH कम होता है, pOH भी कम होता है, H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, OH माइनस का कंसंट्रेशन भी क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज होता है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। वीक एसिड का Ka और उसके कॉन्जुगेट बेस का Kb, इन दोनों का प्रोडक्ट भी किसके बराबर होता है, Kw के बराबर होता है। ये रिलेशन आप याद रखिए, क्वेश्चन में अक्सर यहाँ पर ये चीजें पूछ ली जाती है। चलिए तो बात करते हैं पीएच। आपको हम कौन कौन से सॉल्यूशन यहाँ पर देखने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, एक ही बात है, यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, ऐसे एसिड जो 100% डिसोशिएट हो जाते हैं उन्हीं को हम क्या लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो H प्लस ऑफ सॉल्यूशन है वो आप कहां से लेते हैं, H प्लस ऑफ सॉल्यूशन कहां से लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड से। कब, व्हेन H प्लस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज ग्रेटर देन 10⁻⁶ मोलर। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पे सॉल्यूशन बनाएंगे तो वाटर से भी आपको H+ मिलता है, तो वाटर से H+ कितना मिलता है, 10⁻⁷, ठीक है। जब आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड को वाटर के अंदर डालते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से वाटर का डिसोसिएशन क्या होता है, सप्रेस होता है। तो वहां पे हम कंपैरिजन ले रहे हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलने वाला H+ 10⁻⁶ मोलर से ज्यादा है तो हम क्या करते हैं, वाटर के H+ को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। सेकेंड, इफ H+ और सॉल्यूशन अगर सपोज ऐसा हो, H+ ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस H+ ऑफ वाटर, ये कंडीशन कब होती है, व्हेन H+ ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड लेस देन 10⁻⁶ मोलर। तो H+ ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड 10⁻�6 मोलर से कम हो तो जो वाटर का H+ होता, सॉरी सॉल्यूशन का H+ होता है वो किसके अकॉर्डिंग आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वाटर दोनों के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। यही चीज हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। इफ OH- ऑफ strong base is greater than 10⁻⁶ molar, then OH- of solution क्या होगा, यहाँ पे OH- of strong base होगा, राइट। तो आप यहाँ पे pOH किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस के OH- के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, राइट। इफ OH- of strong base is less than 10⁻⁶ molar, तो आप क्या करेंगे, OH- of solution किसके बराबर होगा, OH- of स्ट्रॉन्ग बेस प्लस OH- ऑफ वाटर भी आपको यहाँ पर कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन हम बात करें कि अगर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखा है तो हम क्या करेंगे, H+ ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालना होगा, कैसे, H+ ऑफ फर्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड इंटू V1 प्लस H+ ऑफ सेकंड स्ट्रॉन्ग एसिड इंटू V2 अपॉन V1 प्लस V2। जब आपको दो डिफरेंट एसिड मिला रहे हैं तो फर्स्ट एसिड से कितने H+ का कंसंट्रेशन मिल रहा है, सेकंड एसिड से कितने H+ का कंसंट्रेशन मिल रहा है, उनके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनके मिलीमोल्स या मोल्स मिलेंगे, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा,
सॉल्यूशन के अंदर H+ का कंसंट्रेशन क्या है। इसमें भी यही कंडीशन रहेगी कि अगर यहाँ पर ये जो आप H+ निकाल रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड से, अगर वो 10⁻⁶ से ज्यादा आता है तो वाटर का H+ नहीं लेना है, और अगर कम आता है तो आपको वाटर के भी H+ कंसीडर करने पड़ेंगे। यहाँ पर pH निकाल लीजिए, pH क्या होगा, ये H+ टोटल ले लेते हैं, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड उसका वॉल्यूम, सेकंड स्ट्रॉन्ग एसिड का H+ उसका वॉल्यूम, pH निकालें तो क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ H+ टोटल। ठीक है, अगर हम थर्ड बात करें, सॉरी फोर्थ, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहाँ पे OH- टोटल क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रॉन्ग बेस से मिलने वाला OH- इंटू V1 प्लस सेकंड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलने वाला OH- इंटू V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो अगर यहाँ पे POH निकालने तो pH क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ OH- टोटल। तो यहाँ पे POH मिल गया तो pH निकालने तो क्या होगा, 14 POH। तो अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन स्पेसिफाई नहीं है तो आप हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो कंडीशन बनती है, नेक्स्ट केस की बात करें, फिफ्थ, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस कॉम्बिनेशन की, तो इसमें हमारे पास 3 कंडीशन आती है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। तो अगर H+ ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड OH- ऑफ, या फिर इसको ऐसा ले लें, मोल्स ऑफ H+ फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड मोल्स ऑफ OH- फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस अगर बराबर हैं, तो इसका मींस यहाँ पे जितने मोल्स H+ सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहे हैं और जितने मोल्स OH- के स्ट्रॉन्ग बेस से सॉल्यूशन में आ रहे हैं, अगर वो दोनों बराबर हैं तो यहाँ पे दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर देंगे। राइट, तो इस केस में pH कितना होगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। सेकंड केस आपको बनता है, इफ मोल्स ऑफ H+ from strong acid is greater than moles of OH- from strong base। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे इसके मोल्स सपोज इसके 10 हैं, इसके 7 ही हैं, तो बचे हुए कितने होंगे, 3 मोल H+ के होंगे। तो फाइनल सॉल्यूशन कैसे रहने वाला है, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। राइट, फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक होगा। तो H+ का कंसंट्रेशन फाइनली कितना बचेगा, मोल्स ऑफ H+ माइनस मोल्स ऑफ OH- अपॉन टोटल वॉल्यूम। H+ के मोल्स को आप कैसे निकाल सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H+ फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड माइनस कंसंट्रेशन ऑफ OH- इनटू वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस अपॉन टोटल वॉल्यूम जो भी उससे डिवाइड कर दीजिए। तो नेगेटिव लॉग लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे H+ से pH यहाँ पर मिल जाएगा। थर्ड कंडीशन क्या है यहाँ पर कि moles of OH- from strong base is greater than moles of OH- from strong acid। तो मोल्स यहाँ पे OH- के ज्यादा है, तो फाइनली सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन अगर फाइनली बेसिक है तो OH- की कंसंट्रेशन फाइनली क्या होगी, मोल्स ऑफ OH- from strong base माइनस मोल्स ऑफ H+ from strong acid अपॉन टोटल वॉल्यूम से इसको डिवाइड कीजिए। तो यहाँ पे अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ OH- निकाल लें तो क्या होगा, इसको कैसे निकाल सकते हैं, मोल्स को क्या पुट करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ OH- फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस इनटू वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस माइनस कंसंट्रेशन ऑफ H+ फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड अपॉन टोटल वॉल्यूम से आप डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, फाइनल सॉल्यूशन में OH- का कंसंट्रेशन मिल जाएगा। नेगेटिव लॉग ले लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, pH मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे केस में अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, जहां पे ये 100% डिसोशिएट होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं pH ऑफ वीक एसिड सॉल्यूशन। वीक एसिड का pH कैसे निकालेंगे। अब जो अभी तक हमने यहाँ पे लॉजिक देखे उसमें क्या है, जितने भी केस देखे वहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस था, तो वहाँ पे डिसोसिएशन क्या था, 100% था। अब यहाँ पे डिसोसिएशन 100% रहने वाला नहीं है, कम रहेगा। तो उस केस में आपको क्या करना है कि अल्फा का कंसिडरेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज एसिटिक एसिड आपको गिवन है, जब ये डिसोशिएट होगा तो क्या बनाएगा, H+ बनाएगा एंड एसीटेट आयन बनाएगा। ठीक है, तो अब 100% डिसोशिएट नहीं है, कुछ यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रहेगा। तो इनिशियल कंसंट्रेशन C में से क्या होगा, C कम होगा, यहाँ पे C एंड C प्रोड्यूस होगा। अभी हम किसकी बात करें, मोनोप्रोटिक वीक एसिड की। तो यहाँ पे अगर आपको अल्फा पता है, कंसंट्रेशन पता है, तो आप H+ का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो H+ क्या होगा यहाँ पर
सी अल्फा के बराबर होगा। H प्लस मिल गया तो नेगेटिव लॉग लेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, pH मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें कि अगर हम Ka की बात करें, इस एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करें तो Ka क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ H प्लस इंटू एक्टिव मास ऑफ एसिटेट आयन अपॉन एक्टिव मास ऑफ एसिटिक एसिड। सो Ka कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट कीजिए सी अल्फा डॉट सी अल्फा अपॉन सी माइनस सी अल्फा, यहाँ से सी को हम लेके कैंसिल आउट कर दें तो Ka कितना हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, राइट। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको अल्फा गिवन नहीं है तो कंसंट्रेशन ऑफ K का वैल्यू गिवन होगा तो अल्फा यहाँ से निकालिए, अल्फा मिल जाएगा तो यहाँ पर पुट कीजिए H प्लस मिल जाएगा, H प्लस मिलेगा तो नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस लेंगे तो आपको यहाँ पर pH मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेते हैं कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए। इफ अल्फा इज लेस देन 10% और 0.1, अगर अल्फा बहुत छोटा है तो आप क्या करेंगे, अल्फा अगर 1 के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप अल्फा को नेग्लेक्ट कर दें तो 1 माइनस अल्फा में से क्या होगा, अल्फा को नेग्लेक्ट कर दीजिए तो 1 माइनस अल्फा में से अल्फा को नेग्लेक्ट किया तो K क्या बचेगा यहाँ पर, C अल्फा स्क्वायर के बराबर, तो अल्फा क्या होगा, रूट Ka अपॉन C ही बचेगा, राइट। तो यहाँ पर अल्फा आपको मिल गया तो H प्लस क्या होगा यहाँ पर, C अल्फा के इक्वल, तो H प्लस यहाँ पे निकाल लेंगे, H प्लस कितना होगा, C इंटू अल्फा कितना, रूट Ka अपॉन C, सो H प्लस विल बी इक्वल टू रूट Ka डॉट C, ठीक है। तो ये H प्लस मिला, नेगेटिव लॉग लेंगे तो pH मिल जाएगा, कितना होता है, हाफ pKa माइनस ऑफ लॉग C, ठीक है। अब क्वेश्चन में कभी आपको इन्फॉर्म नहीं रहता है कि अल्फा 10% से कम है या ज्यादा है, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल यही कंसीडर करना है कि सपोज अल्फा 10% से कम है तो सबसे पहले हम ये फॉर्मूला लगाते हैं अल्फा इक्वल टू रूट Ka अपॉन C। अगर यहाँ से अल्फा 10% से कम मिलता है तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, pH क्या होगा, हाफ pKa माइनस ऑफ लॉग C, या अल्फा 10% से कम मिला तो यहाँ पे पुट करो तो C अल्फा यानी H प्लस मिलेगा, H प्लस का आप नेगेटिव लॉग लेंगे तो pH मिल जाएगा। बट अगर अल्फा यहाँ पे 10% से कम नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। जनरली नीट में हमें वही इक्वेशन आता है जिसमें अल्फा 10% से कम हो, फिर भी किस्मत के भरोसे ना बैठे, यहाँ पर एक बार चेक करें कि अल्फा 10% से कम है या ज्यादा। अगर कम होता है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, कैलकुलेशन बहुत इजी होगी, हाफ pK माइनस ऑफ log C से आप यहाँ पे pH निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे वीक बेस है, वीक बेस सपोज अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिसोशिएट होगा तो क्या दे देगा, अमोनियम आयन प्लस OH माइनस, तो C माइनस C अल्फा, तो यहाँ पर Kb क्या होगा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, यहाँ पे 1 माइनस अल्फा में से अल्फा को नेगलेक्ट कर दीजिए तो अगर आपको OH माइनस मिल गया तो POH निकाल सकते हैं, POH मिल गया तो 14 में से माइनस करेंगे तो pH मिल जाएगा, राइट। इफ अल्फा इज लेस देन 0.1 तो 1 माइनस अल्फा में से आप क्या करेंगे, अल्फा को नेगलेक्ट कर देंगे तो अल्फा कितना होगा, रूट Kb अपॉन C, तो अल्फा मिल गया तो OH माइनस का कंसंट्रेशन मिल जाएगा कितना, C अल्फा के बराबर, यानी OH माइनस कितना होगा, रूट Kb डॉट C, राइट। तो OH माइनस का कंसंट्रेशन आप यहां से निकाल सकते हैं, POH कितना होगा, हाफ pKb माइनस ऑफ log C, तो आपको POH मिल जाएगा तो pH कितना होगा, 14 माइनस POH, तो pH आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगेन वही केस है कि सबसे पहले आपको अल्फा चेक करना है 10% से कम है क्या। अगर अल्फा 10% से कम है तो 1 माइनस अल्फा में से अल्फा को नेगलेक्ट कर दीजिए, अल्फा यहाँ से नेगलेक्ट हो गया तो सबसे पहले आप ये चेक करें कि अल्फा 10% से कम है क्या। अगर कम है तो आप ये वाला कैलकुलेशन इसमें यूज में ले सकते हैं, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आगे क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा, अल्फा निकालना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे OH माइनस मिलेगा, 14 में से माइनस कर देंगे तो pH मिल जाएगा, राइट। तो इतना कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट एक और केस देख लेते हैं यहाँ पर कि अगर आपको यहाँ पे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड कॉम्बिनेशन गिवन हो तो उस केस में कैसे आप कैलकुलेशन करेंगे। तो नेक्स्ट केस है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो तो 100% डिसोशिएट होता है, बट वीक एसिड का डिसोसिएशन 100% नहीं होता है, तो उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से वीक एसिड का डिसोसिएशन सेपरेट होता है। सपोज एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम बात करें, HCl का डिसोसिएशन धड़ाधड़ होगा बिल्कुल बिना किसी रॉक टॉक के, H प्लस प्लस Cl माइनस बनेगा, यहाँ पे H प्लस HCl से बराबर मिल रहा है, बट यहाँ पे एसिटिक एसिड होता है वो थोड़ा सा वीक है
तो उसका डिसोसिएशन क्या होगा, कम होगा। तो ये वीक है, तो जैसे स्ट्रॉन्ग आएगा तो वीक की वजह से स्ट्रॉन्ग क्या होगा, थोड़ा सा डर जाएगा, थोड़ा सा उसका डिसोसिएशन क्या होगा, सप्रेस हो जाएगा। ये बोलेगा कि ये H+ दे रहा है तो मैं क्यों दूं, मेरे को देने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेगा, H+ अपने वापस से बैकवर्ड डायरेक्शन में डाल देगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से वीक एसिड का डिसोसिएशन क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है। तो वीक एसिड के जो H+ होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड के रिस्पेक्ट में क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब हम अल्फा की बात करते हैं तो C- C अल्फा पुट करेंगे, C अल्फा। तो यहाँ पे H+ जब आप निकालेंगे तो वो क्या होगा, सोशल टोटल C अल्फा ऑफ वीक एसिड प्लस H+ ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वीक एसिड और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों के H+ यहाँ पे हम क्या करेंगे, Ka में पुट करेंगे, बिकॉज Ka आप किसका निकाल रहे हैं, सॉल्यूशन के अंदर जो एसिड है, तो सॉल्यूशन का ही H+ आपको यहाँ पर पुट करना होता है। तो सॉल्यूशन का H+ क्या होगा, C अल्फा प्लस H+ ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से वीक एसिड का डिसोसिएशन क्या हो रहा है, सप्रेस हो रहा है। तो पहले तो वीक एसिड कम H+ बना रहा था, अब स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में और कम बनाएगा। तो हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में वीक एसिड के H+ को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो K क्या होता है, H+ ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इनटू C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा। C कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे तो K क्या मिलेगा, H+ ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इनटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब यहां से अगेन अप्रोक्सीमेशन, अगर अल्फा यहाँ पे 10% से कम है तो क्या करेंगे, 1 माइनस अल्फा में से अल्फा को नेग्लेक्ट कर देना। अगर ये अल्फा नेग्लेक्ट हो गया तो K क्या बचेगा, H+ ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इनटू अल्फा ही बचेगा, राइट। तो यहाँ पे अल्फा मिल जाएगा, K आपको गिवन होगा, H+ ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड आप स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसंट्रेशन से निकाल लेंगे। तो अल्फा मिल गया तो आपको एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन भी मिल जाएगा। एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन मिल गया तो वीक एसिड से बनने वाला H+ भी कितना है, C अल्फा ही तो होगा। तो वीक एसिड से मिलने वाला H+ भी आपको मिल जाएगा। तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड से बनने वाले H+ में क्या रिलेशन है। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन आपको इन अ रिएक्शन गिवन है SCO3 माइनस प्लस H2O से CO3 माइनस प्लस H3O प्लस बन रहा है। विच टू सब्सटेंस आर ब्रोंस्टेन बेस। तो ब्रोंस्टेन बेस कौन होगा, जो H+ को एक्सेप्ट कर पाएगा वो क्या होगा, बेस होगा, राइट। SCO3 माइनस प्लस H2O। तो रिएक्शन मूव कर रही है CO3 माइनस प्लस H3O प्लस की तरफ, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप देखिए ये इस रिएक्शन में इसने क्या किया, H+ का डोनेशन किया तो ये क्या होगा, ब्रोंस्टेन एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, और इसने H+ को एक्सेप्ट किया तो ये इसकी तरह ब्रोंस्टेन बेस की तरह बिहेव करेगा, राइट। तो जो यहाँ पर एसिड से बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस। और ये क्या होगा, जो बेस से बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको हर एक ऑप्शन में दो एग्जांपल यहाँ पर हर एक ऑप्शन में दो यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है। तो मींस हम फॉरवर्ड रिएक्शन की भी बात करते हैं, बैकवर्ड की भी बात करते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन में H+ दे रहा है तो ये एसिड होगा और ये बेस होगा तो ये ब्रोंस्टेन बेस हुआ। बैकवर्ड रिएक्शन में H+ दे रहा है तो ये कौन होगा, एसिड होगा, और ये H+ को एक्सेप्ट कर रहा है तो ये बेस होगा। तो ब्रोंस्टेन बेस के एग्जांपल कौन कौन होंगे, वाटर होगा और CO3 माइनस होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, गिवन है कंसीडर वेरियस स्पीशीज जनरेटेड व्हेन H3PO4 dissolved in water according to these the conjugate acid of HPO4 तो conjugate acid H3HPO4 का बताना है। तो पहले हम H3PO3 के डिसोसिएशन की बात करें, H3PO4 राइट। H3PO4 डिसोसिएट होगा तो क्या बनने वाला है, H+ प्लस H2PO4 माइनस H2PO4 से क्या बनेगा, H+ प्लस HPO4 एंड HPO4 ये क्या बनेगा, H+ प्लस PO4 राइट। तो इस रिएक्शन में अगर हम बात करें तो ये वीक एसिड है और इसका क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। ये क्या होगा इस रिएक्शन में, ये वीक एसिड होगा और ये क्या होगा, H+ का डोनेशन कर रहा है तो ये क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट बेस होगा। इस रिएक्शन में कौन होगा, वीक एसिड होगा और ये कौन होगा, उसका कॉन्जुगेट बेस होगा, ठीक है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे कंसीडर वेरियस स्पीशीज जनरेटेड व्हेन H3PO4 dissolved in water among these the conjugate acid of HPO4 तो इसका HPO4 का कॉन्जुगेट एसिड बताना है। मींस ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। तो अगर ये बेस की तरह बिहेव करेगा तो ये क्या करेगा, H+ को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे बेस से क्या बनेगा, उसका कॉन्जुगेट एसिड। तो अगर इसको बेस बोल दिया तो ये क्या होगा, उसका कॉन्जुगेट एसिड। तो H2PO4 क्या होगा, यहाँ पर HPO4 का कॉन्जुगेट एसिड होगा, राइट। नेक्स्ट गिवन है आपको
aniline is a very weak base which of the given solution will be higher degree of dissociation। तो यहाँ पे अल्फा की बात की गई है, ठीक है। तो अल्फा को बताने के लिए यहाँ पे हम बात करते हैं ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन मेथड की। तो ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन मेथड किसके लिए बना था? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। हमें गिवन था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट को अगर आप डाइल्यूट करते हो तो उसका अल्फा किस तरीके से वेरी होता है। तो एसिटिक एसिड जब डिसोशिएट होगा तो क्या बनेगा? H+ और एसीटेट। किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम बात कर सकते हैं। तो जब ये डिसोशिएट होगा तो इसका K क्या होगा? ये अभी हमने देखा Cl2/1 - अल्फा से आप निकाल सकते हैं। इफ अल्फा इज लेस देन 10% और 0.1 तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 1 - अल्फा में से अल्फा को नेगलेक्ट कीजिए। तो K क्या होता है यहाँ पे? Cl2, अल्फा क्या होगा? √Ka/C, राइट। तो अब जब आप डाइल्यूट करते हैं तो डाइल्यूशन में कंसंट्रेशन क्या होती है? डिक्रीज होती है। कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो अल्फा क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करने पे कंसंट्रेशन उसका डिक्रीज हो जाता है और अल्फा क्या होता है? इंक्रीज होता है। अब कंसंट्रेशन जितना कम होगा अल्फा क्या उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। तो जहाँ पे कंसंट्रेशन सबसे कम होगी वहां अल्फा क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? थर्ड ऑप्शन, जहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है? चारों में सबसे कम है तो अल्फा क्या होगा? सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट गिवन है आपको the concentration of H3O+ ion in pure water is 10⁻⁶ molar, the corresponding concentration of OH- will be। तो यहाँ पे बिल्कुल इजी आयनिक प्रोडक्ट से के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपका बन जाता है कि हमें पता है H+ और OH- का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है। अब आपको टेम्परेचर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है तो आप टेम्परेचर कितना 25 डिग्री सेल्सियस ही कंसीडर करेंगे। तो H+ इंटू OH- किसके बराबर हुआ? ये Kw के बराबर। तो H+ कितना गिवन है आपको? 10⁻⁶ मोलर। तो OH- यहाँ से आपको निकालना है, टेम्परेचर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं तो आप कितना लेंगे यहाँ पे? Kw 10⁻14। तो OH- कितना मिल जाएगा आपको? 10⁻8 मोलर मिल जाएगा, यानी मोल पर डेसीमीटर क्यूब या मोल पर लीटर, राइट। नेक्स्ट गिवन है आपको the pH of solution obtained by mixing 500 ml 0.15 मोल H2SO4 and 500 ml 0.1 मोलर NaOH। तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन दे रखा है किसका? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में आप क्या करते हैं? तो पहले आप क्या करिए, स्ट्रॉन्ग एसिड से कितने H+ मिल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस से कितने OH- मिल रहे हैं, वो हमें पता होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है यहाँ पर? H2SO4 डिसोशिएट होगा तो क्या बनाएगा? 2H+ प्लस SO4 2- बोला गया है मोलिटी H2SO4 कितना है? 0.15 मोलर। तो जब ये डिसोशिएट होगा तो इससे डबल 0.3 मोलर क्या बनेगा? H+ बनेगा और 0.15 मोलर OH- सॉरी सल्फेट आयन बनेगा। अगर हम यहाँ पे मिलीमोल ऑफ H+ के मिलीमोल देखें तो क्या होगा? M × V इन ml के अकॉर्डिंग मिलीमोल कितना होगा? मोलिटी ऑफ H+ कितना है? 0.3। वॉल्यूम कितना है यहाँ पे एसिड का? 500 ml। तो ये कितना होगा? 150 मिलीमोल, ठीक है। सेकेंड हम NaOH की बात करें। NaOH जब डिसोशिएट हुआ तो क्या बनेगा? Na+ प्लस OH-। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन NaOH का कितना है? 0.1। डिसोशिएट होगा तो कितना? 0.1 एंड 0.1 मोलर OH- बनेगा। तो अगर हम मिलीमोल ऑफ OH- की बात करें तो M × V के अकॉर्डिंग कितना होगा? तो मोलिटी ऑफ OH- कितना? 0.1। वॉल्यूम कितना है यहाँ पर? 500 ml। तो कितना होगा ये? 50 मिलीमोल। अब देख लीजिए यहाँ पे किसके मिलीमोल ज्यादा है? H+ के या OH- के? H+ के मिलीमोल डेफिनेटली यहाँ पे ज्यादा है। तो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा। तो फाइनल H+ का कंसंट्रेशन क्या होगा यहाँ पे सॉल्यूशन में? मिलीमोल्स ऑफ H+ माइनस मोल्स ऑफ OH- अपॉन वॉल्यूम। अगर ये मिलीमोल है तो वॉल्यूम किस में लेना होगा? ml में। तो H+ के मिलीमोल कितने हैं? 150। OH- के कितने हैं? 50 अपॉन टोटल वॉल्यूम क्या होगा? जब आप दोनों का एडिशन करेंगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1000 ml, राइट। तो कितना होगा? 150 - 50 मींस 100 अपॉन 1000, यानी 1/10 मोलर आपको H+ का कंसंट्रेशन मिलेगा। pH क्या होगा? नेगेटिव लॉग ऑफ H+, यानी 1/10, यानी pH कितना मिल जाएगा आपको? 1। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर? सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट गिवन है आपको द pH वैल्यू ऑफ 10⁻⁴ मोलर NaOH। बिल्कुल इजी है। NaOH का कंसंट्रेशन आपको दे रखा है और pH पूछा गया है।
सो NaOH कितना गिवन आपको, NaOH इज 10⁻⁻4 मोलर। तो जब NaOH डिसोसिएट होगा तो 100, बिकॉज ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका डिसोसिएशन कैसा होगा 100% होगा। तो इससे बनने वाला OH माइनस भी कितना होगा 10⁻⁻4 मोलर। सो OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना होगा 10⁻⁻4 मोलर होगा। सो POH कितना होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस मींस नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻4 मींस POH कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर POH 4 है तो pH कितना होगा 14 माइनस POH मींस 14 माइनस 4 मींस pH कितना होगा इस सॉल्यूशन का आपको 10 मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट गिवन आपको given pH of a solution A is 3 and it is mixed with another solution having pH 2 keeping the volume same। तो यहाँ पर आपको बोला है if both are mixed then resulting pH of the solution will be। तो यहाँ पे pH दोनों का क्या, सॉरी वॉल्यूम दोनों का क्या है सिमिलर मिक्स है यहाँ पर किया है। तो अभी हम क्या करें, एक सॉल्यूशन है A जिसका pH कितना है यहाँ पर 3 है, तो pH 3 है तो H प्लस कितना होगा 10⁻⁻3। दूसरा सॉल्यूशन B है उसका pH कितना है यहाँ पे 2 है तो H प्लस कितना होगा 10⁻⁻2। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दिया है इक्वल वॉल्यूम में, इसका वॉल्यूम V इसका वॉल्यूम V। तो फाइनल H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा यहाँ पर M1V1 + M2V2 अपॉन V1 + V2। तो 10⁻³ into V प्लस 10⁻² into V अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना होगा 2V। तो H प्लस का फाइनल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये देख लीजिए V से V कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं 10 into 10⁻², सॉरी कितनी क्या लिखा जा सकता है इसको 10⁻³ प्लस 10 into 10⁻³ अपॉन 2 ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये कितना होगा 11 into 10⁻³ अपॉन 2, 11 into 10⁻³ अपॉन 2 यही होगा। तो यहाँ पे इसका H प्लस आपको मिल गया, pH निकाल लीजिए। तो pH कितना होगा नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस यानी नेगेटिव लॉग ऑफ 11 into 10⁻³ अपॉन 2। तो इसको आप क्या ले सकते हैं नेगेटिव लॉग 11 प्लस लॉग 10⁻³ माइनस लॉग 2। ठीक है, तो log 11 अप्रॉक्स वैल्यू क्या होती है log 11 का 1.1 माइनस 1.1, ये -3 आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो +3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 0.3। तो कितना होगा 3.3 माइनस 1.1, तो अप्रोक्सीमेट क्या मिलेगा 2.2 के लगभग अप्रॉक्स pH ये आपको मिल जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट गिवन आपको on adding 0.04 gram solid NaOH to a 100 ml 1/200 molar barium hydroxide solution determine change in pH। तो आपको pH चेंज बताना है। तो pH चेंज बताना है तो आपको इनिशियल pH भी पता होना चाहिए और फाइनल pH भी पता होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन है बेरियम हाइड्रोक्साइड का, कितना है ये 1/200 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड कितना है 1/200 मोलर, इसका वॉल्यूम कितना है 100 ml। इसके अंदर क्या किया जा रहा है NaOH मिलाया जा रहा है। तो हम पहले इनिशियली pH निकाल लीजिए। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड जब डिसोशिएट होगा तो क्या बनेगा Ba2 प्लस 2OH माइनस, तो ये 1/200 मोलर है तो इससे 2 टाइम्स क्या बनेगा OH माइनस, तो ये क्या बनेगा 2 into 1/200 मींस 1/100 मोलर OH माइनस होगा। तो इनिशियली OH माइनस इतना था तो POH कितना होगा नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस मींस नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻², यानी इनिशियली POH कितना था 2। अब POH इनिशियली अगर 2 था तो pH कितना होगा यहाँ पे 12 हो जाएगा। 14 - 2 से आपको यहाँ पे pH मिल जाएगा कितना 12। अब क्या किया गया है इसमें NaOH मिलाया है। अब NaOH कितना मिलाया है यहाँ पर 0.04 ग्राम, तो NaOH एडेड 0.04 ग्राम यानी 0.04 अपॉन मोलर मास कितना होता है इसका 40, यानी ये कितना हो जाएगा यहाँ पर कितना 10⁻³ मोल, इतना मोल ऑफ OH माइनस मिलाया है। तो हम क्या बोलेंगे NaOH इतना मोल मिलाया है तो OH माइनस फ्रॉम NaOH कितना होगा 10⁻³ मोल इतना होगा। अब इतना ही यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो हमने बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया था उससे कितना मोल ऑफ
OH माइनस मिल रहा था, तो OH माइनस फ्रॉम बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका मोलिटी OH माइनस का कितना था 1/100, वॉल्यूम कितना था इसका 100 ml, m इंटू वी से यहाँ पे जो ml था उसको हमने लीटर में चेंज कर दिया, तो ये भी कितना है 10⁻³ मोल। तो यहाँ पे इससे इतना OH माइनस मिल रहा है NaOH से, यहाँ पे बेरियम हाइड्रोक्साइड से इतना OH माइनस मिल रहा था, तो OH माइनस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर OH माइनस फ्रॉम NaOH प्लस OH माइनस फ्रॉम बेरियम हाइड्रोक्साइड कितना 2 × 10⁻³ अपॉन टोटल OH माइनस कितना, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना था 100 ml, ये मोल से, तो वॉल्यूम किस में लेंगे यहाँ पे लीटर में, लीटर में लेने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 10⁻² मोलर OH माइनस आपको ये मिलेगा। तो OH माइनस इतना कंसंट्रेशन आपको मिला, तो OH माइनस का कंसंट्रेशन मिल गया, तो POH डेफिनेटली आप यहाँ से निकाल सकते हैं, तो POH कितना होगा यहाँ पर नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस यानी 2 × 10⁻² मींस माइनस लॉग 2 माइनस लॉग 10⁻², तो -2 आ जाएगा, तो कितना 2 माइनस लॉग 2 कितना 0.3, तो कितना होगा 1.7। तो इनिशियली पीएच कितना मिलेगा, तो पीएच कितना मिलेगा यहाँ पे कितना 12.3 आपको पीएच मिल जाएगा। अब पीएच क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो इनिशियली पीएच कितना था 12 था, फाइनल पीएच कितना हो गया 12.3, तो यहाँ पे चेंजिंग पीएच पूछा है, तो डेल्टा पीएच कितना हो जाएगा यहाँ पर 0.3 के इक्वल, राइट। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट गिवन है आपको the pH value of 10⁻⁸ मोलर HCl solution is less than 8 because, अब देखिए यहाँ पर आपको pH, चलिए इसका पहले pH निकाल लेते हैं। 10⁻⁸ मोलर ऑफ HCl आपको दे रखा है, इसका pH 8 से कम होगा, ऐसा क्यों है देखिएगा यहाँ पर कि आपको बताया था कि जब भी यहाँ पर H+ ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या H+ ऑफ OH- ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस 10⁻⁶ से कम होते हैं तो आपको वाटर का भी OH- कंसीडर करना पड़ता है। तो यहाँ पे HCl दे रखा है कितना है 10⁻⁸ मोलर, तो इससे जो H+ मिलेगा वो कितना मिलेगा 10⁻⁸ मिलेगा, बट सॉल्यूशन का pH 8 लेना बिल्कुल गलत होगा, सरासर नाइंसाफी वाली बात होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इससे HCl से जो H+ बन रहा है वो 10⁻⁶ से कम है, तो आपको वाटर के H+ का भी कंट्रीब्यूशन यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो अगर आप HCl की बात करें तो HCl तो डिसोसिएट होकर क्या दे देगा आपको H+ Cl माइनस ये कितना है 10⁻⁸ मोलर, तो जब डिसोसिएट होगा तो H+ कितना बनेगा 10⁻⁸ और Cl माइनस कितना 10⁻⁸। Cl माइनस से हमारा कोई वास्ता नहीं है, हमें pH कैलकुलेशन करना है, तो हमें H+ की बात करनी है। अब हमें वाटर का भी H+ लेना पड़ेगा, तो वाटर जब डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा H+ एंड OH-, तो यहाँ पे अब HCl के H+ की वजह से वाटर का डिसोसिएशन क्या होगा सप्रेस होगा, यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। तो H+ प्योर वाटर में कितना बनता है 10⁻⁷ एंड 10⁻⁷, तो यहाँ पे 10⁻⁷ तो नहीं बनेगा, कितना बनेगा हमें पता नहीं है, हम मानते हैं यहाँ पे x मोलर ये बन रहा है, x मोलर ये बन रहा है। नाउ Kw ऑफ वाटर क्या होता है यहाँ पर H+ और OH- के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो अब H+ क्या हो जाएगा वाटर के अंदर टोटल, एक तो वाटर से बनना है प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है, तो x+ 10⁻⁸ और OH- कितना होगा ये x के बराबर, तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा 10⁻⁴ मल्टीप्लाई कीजिए x² प्लस 10⁻⁸ माइनस 10⁻⁴ इक्वल टू 0 के इक्वल, तो x कितना होगा -b प्लस माइनस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो x का वैल्यू निकाल लीजिए -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से के थ्रू आप x का वैल्यू निकालेंगे, तो x कितना होगा यहाँ पर -10⁻⁸ प्लस माइनस इसको क्या लिखते हैं -16, तो ये -16 करने के लिए क्या करते हैं 400, तो एडिशन करेंगे तो 401 × 10⁻16 अपॉन 2, तो इसको इजी कैलकुलेशन के लिए 400 ले लेते हैं, ये 400 हो जाएगा, तो 400 का रूट कितना होगा 20 × 10⁻8, 20 × 10⁻8 में से 10⁻8 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा x 19 × 10⁻8/2, यानी कितना होगा 9.5 × 10⁻8, ठीक है। तो H+ टोटल क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉल्यूशन का H+ ऑफ वाटर प्लस H+ ऑफ HCl, तो HCl का कितना मिला है 10⁻8 प्लस 9.5 × 10⁻8। अब देख लो भैया वाटर का जो H+ है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से ज्यादा मिल रहा है, तो वाटर के H+ को नेगलेक्ट करना बिल्कुल गलत होता है, तो कितना होता है ये हो जाएगा 10.5 × 10⁻8 टोटल H+ मिल जाएगा। तो यहाँ पे pH कितना होगा नेगेटिव लॉग ऑफ H+ मींस नेगेटिव लॉग ऑफ
10.5 इंटू 10⁻⁻8 मीन्स pH कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 माइनस लॉग 10.5। ठीक है, तो ये लगभग जो pH होगा वो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 6.98 के लगभग कुछ ये pH यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो अब पूछा गया है यहाँ पे pH value of 10⁻⁸ molar HCl solution is less than 8 because HCl is completely ionized. The ionization of water is negligible. The ionization of water cannot be assumed negligible in comparison with its low concentration of HCl and the pH cannot be calculated as such a low concentration of HCl। तो इसमें एक ही ऑप्शन आएगा और यहाँ पे इसका pH ये 8 से कम आ रहा है, 7 के नियर बाय आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे वाटर के H+ को भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। अगर आप वाटर के H+ को यहाँ पे कंसीडर नहीं करते तो जो कैलकुलेशन आपको मिलता है pH 8 वो क्या होता है, इनकरेक्ट कैलकुलेशन के थ्रू आपको यहाँ पर मिलता। राइट, नेक्स्ट गिवन आपको the pH of 0.1 molar ammonium hydroxide solution Kb आपको गिवन है 1.8 into 10⁻⁵। तो वीक बेस है, तो वीक बेस जब डिसोसिएट होगा तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, NH अमोनियम आयन प्रोड्यूस होगा प्लस OH माइनस प्रोड्यूस होगा। तो इनिशियल कंसंट्रेशन C माइनस C अल्फा, तो यहाँ पे Kb कितना होगा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा के इक्वल होगा। इनिशियली हम क्या करेंगे, 1 माइनस अल्फा में से अल्फा को नेगलेक्ट कर देंगे तो अल्फा कितना मिलेगा, रूट Kb अपॉन C के इक्वल। राइट, तो अल्फा यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो पहले तो हम देख लें क्या अल्फा यहाँ 10% से कम है क्या, तो Kb का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1.8 into 10⁻⁵ अपॉन 0.1, कंसंट्रेशन इतना ही गिवन है तो कितना होगा रूट 18 into 10⁻⁵। तो इसको आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं 1.8 into 10⁻⁴, इसको अप्रोक्सीमेट 2 भी मान ले तो कितना होगा ये नियर बाय 1.4 into 10⁻², जो कि क्या होगा यहाँ पे 0.1 या 10% से कम होगा। तो आप खुशी खुशी 1 माइनस अल्फा में से अल्फा को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वीक बेस है तो इसका POH कितना होगा, POH इक्वल टू हाफ PKb माइनस ऑफ लॉग C। इसका PKb कितना होगा, PKb क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ Kb मींस नेगेटिव लॉग ऑफ 1.8 into 10⁻⁵, ये 4.74 के अप्रोक्स आपको मिलता है। ये वैल्यू तो आपको डेफिनेटली याद ही होनी चाहिए। तो POH कितना होगा, हाफ PKb 4.74 माइनस ऑफ लॉग C, C कितना है 10⁻⁻1, तो -1 आ जाएगा तो 5.74 बाय 2 2 to the 4 4 and 1 5 8 to the 16 17 2.74, तो pH कितना होगा 14 माइनस 2.87 यानी कितना हो जाएगा ये 11.13 के अप्रोक्स आपको ये क्या मिल जाएगा, इस सॉल्यूशन का pH मिल जाएगा। राइट, नेक्स्ट गिवन आपको the pH of 0.1 molar aqueous solution of weak acid HAS3, what is the degree of dissociation। तो weak acid जब dissociate होगा तो क्या बनेगा H+ and acetate ion। तो इनिशियल कंसंट्रेशन अगर C है तो C में से C अल्फा कम होगा, C अल्फा एंड C अल्फा प्रोड्यूस होगा तो H+ किसके बराबर होगा, यहाँ पे C अल्फा के बराबर। तो आपको pH इसका कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो H+ कितना होगा इसका 10⁻⁵। ये किसके बराबर लेना है आपको, C अल्फा के बराबर। C आपको गिवन है क्या यहाँ पर, या C गिवन है 0.1, तो अल्फा डेफिनेटली आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अल्फा कितना होगा 10⁻³ अपॉन 0.1 यानी 10⁻², 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना pH मिल जाएगा आपको यहाँ पर 1% pH मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगला सॉल्व करते हैं। गिवन है for two weak acid A and B the ratio of their percentage ionization is 4:9, the ratio of Ka। बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि Ka का वैल्यू क्या होगा, C अल्फा स्क्वायर के इक्वल होता है। Ka इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा का रेशियो लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस अल्फा में से अल्फा को नेगलेक्ट करना पड़ेगा। तो 1 माइनस अल्फा में से आप अल्फा को नेगलेक्ट करके क्या लेना है, K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा क्या होगा यहाँ पे रूट Ka अपॉन C। तो दो एसिड के अल्फा को हमें कंपेयर करना है तो क्या होगा, अल्फा 1 और अल्फा 2 का रेशियो K1 और K2 के रेशियो के बराबर होगा। सॉरी, आपको क्या पूछा है यहाँ पे, द रेशियो ऑफ देयर Ka वुड बी, तो Ka का आपको रेशियो पूछा है। अच्छा, तो K का रेशियो पूछा है ना, तो K का रेशियो क्या होगा यहाँ पर K1 अपॉन K2 क्या होगा अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 स्क्वायर के इक्वल। सो अल्फा 1 कितना है आपको, अल्फा 1 और अल्फा 2 का रेशियो 4:9, तो 16 अपॉन 81 आपको इनका स्क्वायर करेंगे तो ये रेशियो मिल जाएगा। क्लियर, तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट गिवन है what will be the pH of 0.01 molar phosphoric acid H3PO4 having phosphate ion 10⁻⁵।
5 मोलर। अब देखिए फॉस्फेट आयन का कंसंट्रेशन दे दिया है और आपसे पीएच पूछ लिया है। तो जनरली तो हम क्या करते हैं, जब भी आपको पॉलीप्रोटिक वीक एसिड गिवन होता है तो हम केवल और केवल फर्स्ट स्टेप के H+ को ही कैलकुलेट करते हैं और वहां पे पीएच निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको फॉस्फेट आयन का कंसंट्रेशन गिवन है, तो H3PO4 को अगर आप कंप्लीटली डिसोसिएट कर देंगे तो वो क्या बनेगा, 3H+ प्लस PO4 3- बना देगा। तो K यहाँ पर टोटल, K टोटल क्यों, क्योंकि 3 स्टेप में डिसोसिएट होता है, तो तीनों स्टेप के K की वैल्यू हमें यहाँ पर लेनी पड़ेगी। तो किसके बराबर होगा, H+³ इंटू फॉस्फेट आयन अपॉन H3PO4। ठीक है, तो K टोटल क्या होगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ये हम केमिकल इक्विलिब्रियम में देख चुके हैं कि अगर यहाँ पे इस एसिड को हम 3 स्टेप में डिसोसिएट कर दें, H3PO4 से बन रहा है H+ प्लस H2PO4 माइनस H2PO4 माइनस से H+ प्लस HPO4 2- एंड HPO4 2- टू H+ प्लस PO4 3-। तो अगर मैं इससे नेट रिएक्शन की बात करूं, H3PO4 इससे बनेगा H+ प्लस PO4 3-। तो अगर मैं इसके K की बात करूं, इसका K1 K2 एंड K3 है, तो K का वैल्यू क्या होगा, K1 K2 एंड K3 के प्रोडक्ट के सम के बराबर होगा, सॉरी प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो K होगा वो क्या होगा, तीनों के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। तीनों का प्रोडक्ट कितना होगा, 10⁻⁴, 10⁻⁶, 10⁻⁸। तो K टोटल कितना होगा, 10⁻18 इक्वल टू H+³ इनटू फॉस्फेट आयन का कंसंट्रेशन कितना दे रखा है आपको, 10⁻5 अपॉन फॉस्फोरिक एसिड कितना गिवन है आपको, 0.01। तो ये कितना हो जाएगा, H+³ 10⁻15। तो H+ विल बी इक्वल टू 10⁻5। तो H+ 10⁻5 अगर आपको मिलेगा तो pH कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आपको थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट गिवन है Ka for a weak acid Ha is 1.44 into 10⁻5. What is the concentration of A- when 0.01 molar Ha is dissolved in 1 liter of 0.01 molar HCl। तो अब यहाँ पे जो आपको कॉम्बिनेशन है वो कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड वाला है। तो इसमें आप क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड के H+ के रिस्पेक्ट में आप क्या करेंगे, वीक एसिड के H+ को उड़ा देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो आपको गिवन है HCl डिसोसिएट होगा, क्या बनाएगा, H+ प्लस Cl-। तो H+ कितना है यहाँ पे 0.01, तो इससे कितना H+ बनेगा, 0.01 एंड 0.01 Cl-। अब वीक एसिड की बात करें, Ha जब डिसोसिएट होगा क्या बनेगा, H+ प्लस A-। यहाँ पर C- कॉन्सेप्ट लगाएंगे, C अल्फा Ha प्रोड्यूस होगा, टोटल H+ कितना होगा, C अल्फा प्लस 0.01। आप क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड के रिस्पेक्ट में वीक एसिड के H+ को नेग्लेक्ट कीजिएगा। तो Ka क्या बनेगा, H+ इनटू A- अपॉन Ha। तो Ka कितना है यहाँ पर 1.44 into 10⁻5, 1.44 into 10⁻5 इक्वल टू H+ कितना है 0.01 इनटू C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा। C को मत लेके कैंसिल आउट कीजिएगा एंड 1 माइनस अल्फा में से अल्फा को नेग्लेक्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे वीक एसिड का अल्फा तो वैसे ही कम होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में और कम हो जाएगा। तो क्या करेंगे, क्या बचेगा 1.44 into 10⁻5 इक्वल टू 0.01 into अल्फा। तो अल्फा कितना हो जाएगा 1.44 into 10⁻⁶। तो ये आपको मिलेगा अल्फा। आपको क्या पूछा गया है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ A-। तो A- का कंसंट्रेशन क्या होगा, C अल्फा के बराबर। तो A- कितना होगा, C अल्फा के इक्वल। C कितना है यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड कितना है यहाँ पे 0.01। तो ये कितना होगा 1.44 into 10⁻5 मोलर। तो ये आपको A- का कंसंट्रेशन मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एंड बफर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आपको अप्लाई करना है, कब बफर सॉल्यूशन आपको अप्लाई करना है, उसको समझने के लिए पहले हम यहाँ पे छोटी सी बात देखते हैं कि जब यहाँ पर वीक एसिड का हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ टाइट्रेशन कर रहे हैं या फिर वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ टाइट्रेशन रिएक्शन करवा रहे हैं, तो वहां पर आपको दो कंडीशन मिलती है। एक कंडीशन में आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस लगा सकते हैं और दूसरी कंडीशन में आप बफर सॉल्यूशन लगा सकते हैं, राइट। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कब लगाते हैं, जब एसिड में आपने बेस मिलाया
और ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करते हैं, यानी मोल्स ऑफ H प्लस मोल्स ऑफ OH माइनस के बराबर हो जाए, यानी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन अगर हो रहा है तो उस कंडीशन में आप क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। और अगर ऐसा हो रहा है तो ओनली सॉल्ट विल बी प्रेजेंट, ओनली सॉल्ट ही प्रेजेंट होगा, राइट। तो उस केस में आप क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो चार तरह के सॉल्ट की हम बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड प्लस वीक बेस। चार सॉल्ट की हम यहाँ पर बात करते हैं, इनमें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की हम बात करेंगे, ठीक है। बफर सॉल्यूशन की बात करें, जब इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है, मोल्स ऑफ H प्लस मोल्स ऑफ OH माइनस के बराबर ना हो, तो वहां पे इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है, तो हम क्या करेंगे, बफर सॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज में लेंगे। तो यहाँ पर इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है तो कॉम्बिनेशन क्या होता है, इन सॉल्यूशन वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट होता है, तो सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट होता है। तो एग्जांपल देख लें कि सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड भी प्रेजेंट हो एंड सोडियम एसीटेट भी प्रेजेंट हो, तो यहाँ पे आप क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यहाँ पर बफर सॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। या फिर एक और एग्जांपल, वीक बेस प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये कॉम्बिनेशन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड, राइट। तो अगर ये दो कॉम्बिनेशन है, यानी वीक एसिड उसका सॉल्ट प्रेजेंट है, वीक बेस उसका सॉल्ट प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप क्या लगाएंगे, बफर सॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। दो तरह के बफर सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, एसिडिक बफर, जो ये वाला कॉम्बिनेशन है जहाँ पे वीक एसिड उसका सॉल्ट प्रेजेंट है, इसे हम बोलते हैं एसिडिक बफर, और ये वाला कॉम्बिनेशन जो सॉल्ट है उसे हम बोलते हैं बेसिक बफर, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि अगर ओनली सॉल्ट प्रेजेंट है तो आप यहाँ पे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस लगाएंगे, अगर सॉल्ट के अलावा वीक एसिड या वीक बेस भी प्रेजेंट है तो आप बफर सॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट यूज में लेंगे। अब कैसे पीएच का कैलकुलेशन करना है वो हम थोड़ा सा देखते हैं डायरेक्ट यहाँ पर। तो फर्स्ट एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl, स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH, जब रिएक्ट करते हैं तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है, सॉल्यूशन में क्या बनता है NaCl प्लस H2O। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो रहा है तो वहां पे कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। हाइड्रोलिसिस कब होगा, जब कोई यहाँ पर जब ये सॉल्ट को आप वाटर में डालेंगे तो इससे जो आयंस बनेंगे वो वाटर के साथ अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं और स्टेबल वीक एसिड या वीक बेस बना रहे हैं तो वहां पे हाइड्रोलिसिस होगा। बट अगर NaCl को आप वाटर में डालेंगे तो Na+ और Cl- बनेगा, Na+ वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, Cl- वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो HCl यहाँ पर बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, फर्दर डिसोसिएट होकर आपको Na+ प्लस Cl- देंगे, तो इनका यहाँ पर हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। तो NaCl में नो हाइड्रोलिसिस, यानी यहाँ पर जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7 होता है। सेकंड हम बात करें वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड ले लें एसिटिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस ले लें अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉरी NaOH, तो ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम एसिटेट प्लस H2O। तो अब ये जो सोडियम एसिटेट है ये डिसोसिएट होकर क्या दे देगा आपको, सोडियम आयन देगा प्लस एसिटेट आयन देगा, ठीक है। अब इनमें से हाइड्रोलिसिस किसका होगा, हाइड्रोलिसिस मींस वाटर के साथ इंटरेक्शन। अच्छा, जो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होता है वो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन का रिवर्स होगा। कैसे, अभी बताते हैं। ये तो क्या हुआ, न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस हुआ। अब यहाँ पे अगर सोडियम आयन का वाटर के साथ इंटरेक्शन हो रहा है तो क्या बनेगा, NaOH प्लस H+, ये पॉजिटिव आयन तो वाटर का नेगेटिव पार्ट कैप्चर करेगा, और अगर ये वाटर के साथ इंटरेक्ट होगा तो क्या बनेगा, एसिटिक एसिड प्लस OH-, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर सोडियम आयन वाटर के साथ इंटरेक्ट करके NaOH बना रहा है तो NaOH क्या है, खुद स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो वापस से डिसोसिएट होकर Na+ प्लस OH-, OH- H+ रिएक्ट करके वाटर आपको दे देंगे। तो ये तो ऐसा का ऐसा ही है, यहाँ पे कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, नो हाइड्रोलिसिस, ठीक है। एसिटेट आयन ये स्टेबल एसिडिक एसिड होता है, ये वीक एसिड होता है तो पूरा का पूरा डिसोसिएट नहीं होगा, तो यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में क्या हुआ, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन में क्या हुआ था, एसिड और NaOH रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाया। यहाँ पे इन्होंने वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, वीक एसिड और Na+ प्लस OH-। वीक एसिड प्लस Na+ प्लस OH- वो तो पहले भी था, यानी यहाँ पे जो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है वो न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है,
रिवर्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस किसका हुआ, एसिटेट आयन का हुआ। तो एसिटेट आयन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो इसे हम बोलते हैं एनायनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे एक फास्टली देख लें कि जब एसिटेट आयन वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो क्या बनेगा, एसिटिक एसिड प्लस OH माइनस। तो इनिशियल कंसंट्रेशन CH H क्या होगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस CH और CH यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। तो इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH क्या होता है, एसिटिक एसिड एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो KH किसके बराबर होगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करें CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H के बराबर। अगेन यहाँ पे इफ H इज लेस देन 10% और 0.1 तो KH क्या होगा यहाँ पे CH स्क्वायर के बराबर और H क्या होगा यहाँ पे रूट KH अपॉन C, ये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मिल गया तो OH माइनस भी यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर एक रिलेशन और बता दें कि Ka और KH, यहाँ पे वीक एसिड का Ka और इसका सॉल्ट का जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है वो किसके बराबर होता है, Kw के बराबर होगा। यहाँ से OH माइनस किसके बराबर, CH के बराबर। H का वैल्यू क्या मिला, रूट KH अपॉन C, तो ये क्या हो जाएगा रूट KH डॉट C। तो यहाँ से आप KH का वैल्यू लिख सकते हैं। तो OH माइनस कितना हो जाएगा, KH का वैल्यू पुट कीजिए रूट ऑफ KW अपॉन KA डॉट C। OH माइनस आपको मिल गया तो यहाँ से आप H प्लस भी निकाल सकते हैं। तो H प्लस क्या होगा यहाँ पे इसका, H प्लस इक्वल टू रूट KW अपॉन OH माइनस, राइट। तो ले लें तो क्या कितना हो जाएगा रूट ऑफ KW डॉट KA अपॉन C। H प्लस मिला तो यहाँ से आप pH भी निकाल सकते हैं, क्या होगा नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस यानी हाफ pKw प्लस pKa माइनस ऑफ लॉग C। तो ये आपको pH मिल जाएगा किसके लिए, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या हो 0.1 से कम हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको, फॉर्मूला जो भी है वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये फॉर्मूला भी पता हो, ये फॉर्मूला भी पता हो, ये फॉर्मूला भी पता हो, सभी फॉर्मूला पता होगा तो ही आप यहाँ पे क्वेश्चंस को ठीक से जज कर पाएंगे कि एक्चुअली पूछा क्या है और बताना क्या है। जो जब सारी चीजें आपके माइंड में होगी तो ही आप ये देख पाएंगे कि एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो इस सॉल्यूशन का जो पीएच होता है वो क्या होता है ग्रेटर देन 7, क्योंकि कॉम्बिनेशन क्या है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, जो स्ट्रॉन्ग होगा पीएच उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसाइड होगा। नेक्स्ट थर्ड वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वीक बेस क्या है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है HCl, ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा NH4Cl प्लस H2। तो ये प्रोसेस तो क्या है न्यूट्रलाइजेशन। अब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस की बात करें, अमोनियम क्लोराइड डिसोसिएट होगा, क्या बनाएगा अमोनियम आयन प्लस Cl माइनस आयन। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस क्या होगा अमोनियम आयन का Cl माइनस का अगर हाइड्रोलिसिस होता तो ये क्या बनाता HCl प्लस OH माइनस, बस HCl क्या है खुद ही स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वापस से डिसोसिएट होकर Cl माइनस और H प्लस देगा। तो ये प्रोसेस नहीं होता है, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। हाइड्रोलिसिस किसका होगा अमोनियम आयन का। तो अमोनियम आयन वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H प्लस, राइट। तो यहाँ पे किसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है केटायन का, तो इसको हम क्या बोलते हैं केटायनिक हाइड्रोलिसिस, राइट। अब प्रोसेस क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन C माइनस CH, H क्या होगा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस CH एंड CH, तो KH क्या होगा एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H। इफ H लेस देन 0.1 10% से कम है तो 1 माइनस H में से H को नेगलेक्ट कर देंगे तो KH क्या हो जाएगा CH स्क्वायर के बराबर। तो आपको H क्या मिलेगा रूट KH अपॉन C के इक्वल। अगर H पता है तो आप H प्लस निकाल सकते हैं, H प्लस क्या होगा CH के बराबर या रूट KH डॉट C या फिर रूट KH डॉट C हो जाएगा, राइट। इसके अलावा यहाँ पे KB इंटू KH जो होता है वो KW के बराबर होता है। KB क्यों, जिसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है वही यहाँ पर आता है, तो वीक बेस के आयन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है इसलिए KB यहाँ पर आ रहा है। KH यहाँ से निकाल सकते हैं, KH क्या होगा KW अपॉन KB, तो H प्लस क्या होगा CH और रूट KH डॉट C या फिर रूट KW अपॉन KB डॉट C, राइट। तो ये आपको H प्लस मिल जाएगा। H प्लस मिल गया तो OH माइनस भी निकाल सकते हैं। OH माइनस क्या होगा KW अपॉन H प्लस, तो ये किसके बराबर रूट ऑफ
KW.KB/C। OH माइनस पता है, H प्लस पता है, तो H प्लस पता है तो pH निकाल सकते हैं। pH क्या होगा, हाफ PKW माइनस PKB माइनस ऑफ log C। फॉर्मूला कब लगा सकते हैं, जब यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस लेस देन 10% हो। तो सबसे पहले आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के लिए। सभी केस में, दोनों केस में डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पहले कैलकुलेट करेंगे। अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस 10% से कम आती है तो बिना सोचे समझे आप ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज में ले सकते हैं। और जनरली कोई ये आपका भाग्य है कि नीट में जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो वही आते हैं जिसमें डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस 10% से कम हो, मींस डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ पर लगाया जा सकता हो, राइट। अब यहाँ पे सॉल्यूशन में कॉम्बिनेशन क्या था, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच क्या होगा यहाँ पे, लेस देन 7 यहाँ पर होगा। नेक्स्ट फोर्थ बात करें, वीक एसिड प्लस वीक बेस, वीक एसिड एसिटिक एसिड, वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाएगा, अमोनियम एसीटेट प्लस H2O। तो इनिशियल कंसंट्रेशन C, दोनों का कंसंट्रेशन मिला लेते हैं। C यहाँ पे अमोनियम एसीटेट प्रोड्यूस होगा तो अमोनियम एसीटेट फर्दर यहाँ पर क्या बनाएगा, वाटर के साथ इंटरेक्ट करके एसिटिक एसिड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इनिशियल कंसंट्रेशन C, अमोनियम एसीटेट से अमोनियम आयन बनेगा और एसीटेट आयन यहाँ पर बनेगा। तो इसका कंसंट्रेशन C था, तो इन दोनों से भी क्या ही प्रोड्यूस होगा, C। तो क्या होगा, C माइनस CH, C माइनस CH, CH एंड CH। तो यहाँ पर KH क्या होगा, CH इंटू CH अपॉन C माइनस CH इंटू C माइनस CH। तो क्या होगा, H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H स्क्वायर के इक्वल। तो H अपॉन 1 माइनस H किसके बराबर, रूट ऑफ KH के बराबर होगा। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और दूसरा KA इंटू KB इंटू KH किसके बराबर होता है, यहाँ पे KW के बराबर। तो आप चाहें तो यहाँ से KH निकाल सकते हैं। KH क्या होगा, KA KW अपॉन K इंटू KB, ठीक है। नेक्स्ट जो H प्लस है वो एसिटिक एसिड से यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। एसिटिक एसिड यहाँ पे जो बन रहा है वो डिसोसिएट हुआ होगा तो क्या H प्लस और एसिटेट आयन प्रोड्यूस हुआ होगा, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन C माइनस CH और CH। तो यहाँ से इसका K क्या होगा, H प्लस इंटू एसिटेट आयन अपॉन एसिटिक एसिड। तो अगर आपको यहाँ पर H प्लस निकालना है तो H प्लस क्या होगा, Ka इंटू एसिटिक एसिड अपॉन एसिटेट आयन, ठीक है। तो K इंटू एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन यहाँ से कितना था, एसिटिक एसिड का कितना था, CH अपॉन एसिटेट आयन का C माइनस CH। तो C से C कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे तो K क्या बचेगा, ये क्या बचेगा, H अपॉन 1 माइनस H। H अपॉन 1 माइनस H का वैल्यू किसके बराबर, रूट ऑफ KH के बराबर। तो H प्लस क्या हो जाएगा, Ka इंटू रूट ऑफ KH और KH क्या होगा, KW अपॉन Ka इंटू KB। K कौन ले जाएंगे तो क्या बचेगा, Ka इंटू रूट ऑफ KW अपॉन Ka इंटू KB। तो K कौन ले जाए तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ KW इंटू Ka अपॉन KB, ये बचेगा, राइट। तो नेगेटिव लॉग ले लेंगे तो pH कितना हो जाएगा, हाफ PKW प्लस PKA प्लस PKB, ठीक है। ये यहाँ पे खास ध्यान देने वाली बात है। अभी तो जो हमने वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग और वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड वाला कॉम्बिनेशन देखा तो वहां पे पीएच कैलकुलेशन में सब जगह कंसंट्रेशन टर्म आ रहा है, यहाँ पे कोई कंसंट्रेशन टर्म नहीं आ रहा है। तो इसका जो पीएच होगा वो कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होगा। दूसरा यहाँ पे जो इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला है वहां पे केएच आ रहा है। केएच क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट। इसका फॉर्म वैल्यू क्या होगा उधर से देख ले तो KW अपॉन Ka इंटू Kb, ठीक है। तो यहाँ पे भी कहीं कंसंट्रेशन टर्म नहीं आ रहा है। तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस जो सॉल्यूशन होता है उसका जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होता है वो कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होता है। इस कॉम्बिनेशन का पीएच कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होता है, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन गिवन है आपको। द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ 0.5 मोलर अमोनियम बेंजोएट इज 6.25 into 10 to power minus 6 द परसेंटेज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। तो यहाँ पे पहले तो आप एनालाइज कीजिए कि जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है वो किस सॉल्ट की है। तो अमोनियम बेंजोएट, तो जो बेंजोइक एसिड होता है वो भी वीक एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो भी वीक एसिड है। तो वीक एसिड प्लस वीक बेस कॉम्बिनेशन वाला एग्जांपल आपको गिवन है। आपको परसेंटेज हाइड्रोलिसिस पूछा है तो अभी जस्ट हमने देखा वीक एसिड और वीक बेस कॉम्बिनेशन में H/1 से 6 के बराबर होता है, रूट ऑफ KH के बराबर, ठीक है।
आपको बोला है हाइट बेसिस कांस्टेंट, Kh का वैल्यू आपको दे रखा है और H आपको निकालना है। कंसंट्रेशन से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो H अपॉन 1 माइनस H किसके बराबर होगा, रूट ऑफ Kh। Kh का वैल्यू कितना है 625 इंटू 10⁻⁸। तो H अपॉन 1 माइनस H किसके बराबर 25 इंटू 10⁻⁴ के बराबर। तो 1 माइनस H जो वो वैल्यू है वो H का वैल्यू क्या है, ये बहुत कम होगा तभी तो H का वैल्यू क्या है, H का वैल्यू बहुत कम होगा तो ये वैल्यू बहुत कम मिल रही है, तो यानी H क्या होगा 1 के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होगा। तो H कितना मिल जाएगा 25 इंटू 10⁻⁴, या परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 आपको मिल जाएगा, यानी फर्स्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बोला है अ सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर NaZ has pH 8.9 Ka of HZ। तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है NaZ, तो ये क्या होगा, यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HZ, यानी स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड का कॉम्बिनेशन है। तो ये वीक एसिड का कॉम्बिनेशन है, तो वीक एसिड का पीएच आप कैसे निकालते हैं, हाफ pKw प्लस pKa प्लस log C। तो pH आपको कितना गिवन है 8.9 इक्वल टू हाफ pKw कितना है यहाँ पे 14 प्लस pKa प्लस log C कितना log 10⁻⁻1। राइट, तो इसको इधर भेज दें तो कितना हो जाएगा 9 2 18 1 17.8 इक्वल टू 14 प्लस pKa -1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 13 को इधर भेजें तो कितना हो जाएगा 4.8 इक्वल टू pKa। तो pKa कितना मिला आपको 4.8 मिल गया है। अब इसका आपको नेगेटिव लॉग लेना पड़ेगा, तो pKa क्या होगा नेगेटिव लॉग ऑफ Ka इक्वल टू 4.8 log Ka इक्वल टू -4.8। अब नेगेटिव वैल्यू का एंटी लॉग लेना है तो किस तरीके से लिया जाता है, नेगेटिव वैल्यू का एंटी लॉग लेना है तो क्या करना होता है, डेसिमल से पहले वाले में 1 का एडिशन कर दीजिए। तो 4 में 1 का एडिशन क्या हुआ 5, और डेसिमल के बाद वाली को 1 में से माइनस कीजिए 1 - 0.8, और यहाँ पे क्या है 4.4 + 1। तो 4 में 1 का एडिशन किया कितना हुआ 5, 1 में से 8 को माइनस किया कितना हुआ 0.2, माइनस को वापस लगा दीजिए तो क्या हुआ -5.2। अब क्या करना है, डेसिमल से पहले वाली जो वैल्यू उसको 10⁻⁴ में भेज दीजिए, और डेसिमल के बाद वाला किसका लॉग पॉसिबल है, तो जो 0.2 है वो किसका लॉग पॉसिबल हो सकता है, मुझे पता है 0.3 किसका लॉग होता है 2 का। तो 0.2 का जो वैल्यू जिस भी वैल्यू का लॉग होगा 0.2 उसका वैल्यू 2 से कम होगा, तो ये क्या होगा 1.6 के अप्रोक्सीमेट लगभग वैल्यू रहती है। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, Ka का वैल्यू मिल जाएगा कितना 1.6 इंटू 10⁻⁵ के अप्रोक्स। अब यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में केवल यहाँ पे एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 10⁻⁵ है। तो अगर आपको ये 0.2 वैल्यू पता भी नहीं होती, अच्छा 0.2 तो ये तो डेफिनेटली क्लियर है कि ये 2 से छोटा ही होगा, यहाँ पे जिसका भी ये लॉग है वो 2 से छोटा वैल्यू होगा और ये 10⁻⁵ में होगा। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में आप देख के पता लगा सकते थे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, जिसमें 10⁻⁵ है वही करेक्ट होगा। नेक्स्ट बोला है कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम ब्यूटाइरेट। तो सोडियम ब्यूटाइरेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ब्यूटारिक एसिड, तो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन है, इसका पीएच बताना है। तो पीएच बताने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालिए, क्या होगा रूट KH अपॉन C या फिर KW अपॉन KA इनटू C। ठीक है, तो ये आपको डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मिलेगा। तो H क्या होगा रूट ऑफ KW 10⁻⁴ अपॉन Ka का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 × 10⁻⁵, और C का वैल्यू कितना है 0.2। तो ये क्या होगा 0.1 से छोटा है, 10% से छोटा ही मिलेगा। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर यूज में ले सकते हैं। K आपको कितना दे रखा है 2 × 10⁻⁵, तो Pk कितना होगा यहाँ पर नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, तो ये ले लेंगे तो मिल जाएगा आपको 4.7। तो Pk का वैल्यू आपको मिलेगा, तो pH कितना होगा हाफ pKw प्लस pKa प्लस log C, वैल्यू पुट कीजिए, हाफ pKw कितना है 14 प्लस 4.7 प्लस log C कितना है यहाँ log 0.2। तो 0.2 का log कैसे निकाला जाए, थोड़ा सा देखने में मुश्किल है बट बिल्कुल इजी है। 0.2 को आप क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं, तो कितना होगा हाफ 14 4.7 में 18.7 प्लस log इसको लिखते हैं 1/5। ठीक है, 5 को ऊपर ले आए तो कितना होगा हाफ 18.7 माइनस log 5
log 5 कितना होता है 0.7, तो 18 माइनस 0.7 18 कितना हो जाएगा 9। तो इसका pH क्या होगा सॉल्यूशन का 9 आपको मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका थर्ड वाला। नेक्स्ट बोला है द pH ऑफ 0.1 मोल सोडियम एसिटेट। तो सोडियम एसिटेट क्या होगा कॉम्बिनेशन वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अगेन वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन आपको गिवन है, इसका pH आपको निकालना है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। पहले डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस देखिए 10% से कम है क्या, अगर 10% से कम है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर यूज में ले सकते हैं। तो पहले डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकाले रूट KH/C से। KH तो आपको पता नहीं है, K जरूर गिवन है, तो KW/KA.C। तो KW कितना है 10⁻⁻14 अपॉन Ka का वैल्यू कितना है यहाँ पर 2 × 10⁻⁵ इंटू C का वैल्यू कितना है 10⁻²। तो क्या होगा यहाँ पर 10% से कम यानी 0.1 से छोटा होगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला निकाल सकते हैं pH इक्वल टू हाफ pKw प्लस pKa प्लस log C। तो हाफ pW कितना है 14 प्लस pKa, Ka का वैल्यू कितना होगा 2 × 10⁻⁵, तो pK कितना होगा 4.7 प्लस log C कंसंट्रेशन कितना है यहाँ पे 10⁻²। 14 4 कितना 18.7, 18.7 माइनस 2 कितना 16.7/2, तो कितना होगा 8.35 आ रहा है क्या, यस 8.35 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट होगा फोर्थ। नेक्स्ट बफर सॉल्यूशन की बात करें। बफर सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसे सॉल्यूशन जो पीएच चेंज को रेजिस्ट करते हैं, पीएच चेंज को रेजिस्ट करते हैं, पीएच को चेंज होने से रोकते नहीं है, राइट। ऐसा नहीं कि पीएच चेंज होगा ही नहीं, पीएच चेंज होता है बट काफी स्मॉल अमाउंट से होता है। तो बफर सॉल्यूशन आर द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच चेंज को रेजिस्ट करते हैं। दो तरह के बफर सॉल्यूशन है, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। एसिडिक बफर के एग्जांपल हम बात करें, एसिडिक बफर क्या होगा, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो फाइनली सॉल्यूशन में अगर ये कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है, वीक एसिड उसका सॉल्ट, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बफर सॉल्यूशन बोलेंगे। बहुत सी बार आपको यहाँ पे अलग कॉम्बिनेशन में दे दिया जाता है कि सपोज HCl है और उसके अंदर हमने सोडियम एसिटेट यहाँ पे मिलाया है, तो क्या ये बफर सॉल्यूशन बनाएगा, यस। इनको रिएक्ट करने के बाद ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बफर सॉल्यूशन बनेगा या नहीं बनेगा। तो अगर ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर NaCl प्लस CH3COOH। तो अगर ये सपोज 0.1 मोलर 10 ml, ये 0.1 मोलर 20 ml है, तो इसके कितने मिलीमोल हुए 1 मिलीमोल, इसका कितना मिलीमोल हुआ 2 मिलीमोल। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये लिमिटिंग है, ये एक्सेस रिएजेंट है, तो ये लिमिटिंग है, तो ये खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 1 मिलीमोल बचेगा और ये भी कितना होगा 1 मिलीमोल। तो सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट है, वीक एसिड भी प्रेजेंट है और उसका सॉल्ट भी प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा बफर सॉल्यूशन बनाएगा। एंड इस बफर सॉल्यूशन का पीएच आप कैसे निकालते हैं, pKa प्लस log कॉन्जुगेट बेस अपॉन वीक एसिड। यहाँ पर वीक एसिड कौन है, एसिडिक एसिड, इसका कॉन्जुगेट बेस कौन होगा, एसिडेट आयन। तो यानी पीएच का फॉर्मूला क्या होगा, pKa प्लस log कॉन्जुगेट बेस मींस एसिडेट आयन अपॉन वीक एसिड मींस एसिडिक एसिड। तो यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या पुट किया जाता है, कंसंट्रेशन पुट किया जाता है। अगर सॉल्यूशन में वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हुआ तो पीएच क्या कहलाएगा, pKa के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड बात करें, बेसिक बफर क्या होगा, वीक बेस प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, बेसिक बफर कहलाएगा। तो एग्जांपल देख लें, वीक बेस लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, बफर कहलाएगा, बेसिक बफर कहलाएगा, राइट। हो सकता है आपको एग्जांपल ऐसा भी गिवन हो NaOH और इसका रिएक्शन NH4Cl के साथ ये कॉम्बिनेशन दे रखा हो, तो ये बफर बनेगा क्या। तो यहाँ पे ये डिपेंड करेगा कि दोनों का कंसंट्रेशन कितना है, दोनों का कंपोजिशन कितना है। अगर ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस NaCl। तो अगर ये सपोज यहाँ पे 0.1 मोलर 10 ml है और ये 0.2 मोलर 10 ml है, तो ये कितना हुआ 1 मिलीमोल, ये कितना हुआ NaCl 2 मिलीमोल। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, NaOH, तो ये हो जाएगा 0, ये 1 मिलीमोल बचेगा और NaOH कितना प्रोड्यूस होगा 1 मिलीमोल, ठीक है। NaCl से यहाँ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसका कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो अब कंपोनेंट क्या है, यहाँ पे वीक बेस और उसका सॉल्ट है, यानी ये क्या होगा, बफर बनाएगा। तो इसका POH, ये ध्यान रखें, यहाँ पे POH बेसिक बफर में POH निकलेगा, POH इक्वल टू pKb प्लस log कॉन्जुगेट एसिड अपॉन वीक बेस। यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड कौन होगा, pKb प्लस log कॉन्जुगेट एसिड कौन है,
अमोनियम आयन अपॉन वीक बेस कौन होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, राइट। तो इस तरीके से इसका पीओएच निकालेंगे, पीओएच मिल जाएगा तो 14 में से माइनस करेंगे तो आपको पीएच मिल जाएगा। देखिए गिवन है आपको क्वेश्चन, व्हिच में बी एडेड टू 1 लीटर वाटर टू एक्ट एज अ बफर। यहाँ पे 4 कंपोजिशन आपको कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा बफर फॉर्म करेगा वो आपको बताना है। फर्स्ट गिवन है 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड एंड 1 मोल ऑफ HCl। तो अगर आप 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड HCl लेंगे, दोनों 1 मोल है, दोनों क्या है यहाँ पर वीक एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो क्या दोनों रिएक्ट करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो क्या यहाँ से बफर का फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट तो बनने ही वाला नहीं है, तो वीक एसिड और उसका सॉल्ट वाला कंपोजिशन तो बनेगा नहीं, तो ये बफर का फॉर्मेशन नहीं करेगा। सेकंड वन की बात करें, सेकंड वन क्या है 1 मोल ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस NaOH। तो ये क्या है 1 मोल ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको गिवन है। तो ये वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन गिवन है, तो क्या है बफर का फॉर्मेशन करेगा, नहीं करेगा, राइट। ये सिंपल वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन है। थर्ड गिवन आपको 1 मोल ऑफ NH4Cl प्लस 1 मोल ऑफ HCl। तो 1 मोल NH4Cl है, 1 मोल HCl है, तो क्या दोनों रिएक्ट करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्या दोनों के यहाँ पे कॉम्बिनेशन से कोई रिएक्शन से यहाँ पे वीक बेस बनेगा क्या, नहीं बनेगा, तो ये भी बफर का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। फोर्थ आपको गिवन है एसिटिक एसिड 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड प्लस 0.5 मोल ऑफ NaOH। तो 1 मोल एसिटिक एसिड है और 0.5 मोल ऑफ NaOH है, तो ये क्या है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये कॉम्बिनेशन क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको बना के, सोडियम एसिडेट आपको बना के देगा प्लस H2O। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये हो जाएगा 0, 1:1 के रेशियो में रिएक्शन होगी, तो 1 में से 0.5 कम होगा तो कितना बचेगा 0.5 मोल, और ये कितना बनेगा 0.5 मोल। तो कॉम्बिनेशन क्या है यहाँ पर, वीक एसिड प्रेजेंट है और उसका सॉल्ट प्रेजेंट है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो ये क्या बनाएगा, बफर बनाएगा। कौन सा बफर, एसिडिक बफर। इसका पीएच आप कैसे निकालेंगे, pKa प्लस log conjugate base अपॉन वीक एसिड conjugate base कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम एसिडेट अपॉन वीक एसिड 0.5, तो दोनों के मोल्स बराबर हैं, दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, तो ये log 1 हो जाएगा 0, तो pH किसके बराबर होगा, ओनली pKa के बराबर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट गिवन है आपको which of these mixture constitute buffer solution। तो यहाँ पे अगेन यही पूछा है कि यहाँ पे दो मिक्सचर है, उसमें से कौन सा वाला बफर होगा। तो फर्स्ट मिक्सचर गिवन है आपको 25 ml 0.1 मोलर HNO3 प्लस NaNO3। तो क्या ये रिएक्शन करेंगे क्या, नहीं, इनके बीच में कोई रिएक्शन होने वाली नहीं है, राइट। तो यहाँ पे इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होगी, एक वीक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, दूसरा सॉल्ट है, दोनों 100% डिसोसिएटेड फॉर्म में ही रहेंगे, आयंस की फॉर्म में रहेंगे, इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो बफर भी नहीं बनेगा। सेकंड वन गिवन है यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड प्लस 0.1 मोलर NaOH। तो ये कितना है 25 ml 0.1 मोलर, 25 ml 0.1 मोलर, और ये कितना है यहाँ पे 25 ml 0.1 मोलर, राइट। तो यहाँ पे 1:1 के रेशियो में दोनों, यहाँ पे अगर कंप्लीट रिएक्शन करवा दें तो इसका सॉल्ट क्या बनेगा, COONA प्लस H2O, ठीक है, यही होगा। तो यहाँ पे सोडियम कितना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 1:2 के रेशियो में अगर प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, कंप्लीट रिएक्शन होगी। अब देखिए यहाँ पर ये कितना है 2.5 मिलीमोल है, और ये भी कितना है 2.5 मिलीमोल है। तो यहाँ पे 2.5 के लिए कितना चाहिए था, 5 मिलीमोल चाहिए था, तो ये कौन होगा, लिमिटिंग हो जाएगा। तो अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो NaOH क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2.5 के रिस्पेक्ट में डबल NaOH चाहिए था, तो ये लिमिटिंग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा खत्म। तो जितना ये है उसका हाफ ये कंज्यूम होगा, तो 2.5 मिलीमोल में से कितना कंज्यूम होगा, ये जितना NaOH है उसका हाफ ये कंज्यूम होगा, यानी 1.25 मिलीमोल, ठीक है। तो ये 1.25 बनेगा, ये कितना होगा 1.25 मिलीमोल ये प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वीक एसिड भी प्रेजेंट है, उसका कंजुगेट बेस भी प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, बफर की तरह फॉर्म करेगा, राइट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड आंसर इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट गिवन आपको कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन made by mixing 150 centimeter cube of 0.1 molar sodium acetate and 250 centimeter cube of 0.1 molar acetic acid, कि आपको यहाँ पर गिवन है 1.8 into 10⁻⁵, राइट। पीके का वैल्यू तो आप याद रखिए कि एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का पीके का वैल्यू क्या होता है, क्योंकि तो जनरली आपको यूज में आते ही हैं। तो बोला है मेड बाय मिक्सिंग
सोडियम एसिटेट मिक्स किया जा रहा है, सोडियम एसिटेट और एसिटिक एसिड। वाह देखिए कितना बढ़िया है, वीक एसिड उसका सॉल्ट आपको दे रखा है। तो यहाँ पर कितना था 0.1 मोलर 150 ml एंड 0.1 मोलर 250 ml, ये मिक्स किए जा रहे हैं। तो आपको पीएच पूछा गया है, तो इस सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा, पीएच विल बी इक्वल टू pKa प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस यानी सोडियम एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, राइट। तो यहाँ पे pKa तो 4.7 आपको मिलेगा। अब एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन आप कहां से लेंगे, सोडियम एसिटेट से, और एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन आप यहां से लेंगे। अब अगर मैं एसिटेट सोडियम एसिटेट के कंसंट्रेशन की बात करूं, अब बिकॉज़ यहाँ पे क्या हो रही है, मिक्सिंग हो रही है, दो डिफरेंट सॉल्यूशन को मिक्स करें तो कंसंट्रेशन क्या होगी, यहाँ पर चेंज होगी। यहाँ पे कितना इनिशियल मिलीमोल्स कितना था 0.1 इंटू 150 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना होगा 150 प्लस 250 यानी 400, तो ये कितना होगा 15 अपॉन 400 मिलीमोल, यहाँ पर सॉरी 15 अपॉन 400 मोल किसका कंसंट्रेशन हो जाएगा, सोडियम एसिटेट का। एसिटिक एसिड के कंसंट्रेशन की बात करें तो एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना होगा m into v 0.1 into 250 अपॉन टोटल वॉल्यूम 400 यानी 25 अपॉन 400 मोल किसका कंसंट्रेशन हो जाएगा, एसिटिक एसिड का। अब पीएच देखते हैं, पीएच कितना होगा, pKa कितना होगा 4.74, आप ये वैल्यू तो याद ही रखें। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन कितना है 15 अपॉन 400 अपॉन 25 अपॉन 400, तो 400 से 400 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 3 टाइम्स और 5 से 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा log 3 अपॉन 5, log 3 माइनस log 5 कर देंगे तो 4.74 प्लस log 3 कितना है 0.47 माइनस log 5 कितना है 0.7, तो कितना बचेगा 4.04, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 0.47, तो कितना होगा ये 4.51 इसका आपको pH मिल जाएगा लगभग, राइट। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है अ बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 0.05 मोल ऑफ वीक एसिड HA and 0.2 मोल ऑफ NaA in sufficient amount to of water to give 500 ml of solution। तो फाइनल जो वॉल्यूम है वो कितना है 500 ml है। देन कैलकुलेट pH ऑफ सॉल्यूशन, तो बफर सॉल्यूशन बनाया है मेड बाय मिक्सिंग 0.05 मोल ऑफ वीक एसिड HA कितना है 0.05 मोल, ठीक है, एंड NaA कितना है 0.2 मोल इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू गिव 500 ml। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 500 ml, तो pH कितना होगा इसका, कैसा है एसिडिक बफर है, pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन या कॉन्जुगेट बेस अपॉन वीक एसिड। तो pK कितना है यहाँ पे, pK यहाँ पे निकाल लीजिए कितना pKa इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, तो K का वैल्यू आप ले लीजिए यहाँ पे K ले लीजिए माइनस लॉग 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4, राइट, ये वैल्यू ध्यान रखिए, यहाँ पे लॉग का वैल्यू 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 है, तो pK कितना होगा pKa इक्वल टू 4 माइनस लॉग 4 कितना 0.6 यानी कितना 3.4 के लगभग आपको pKa मिलेगा। तो pKa कितना हो जाएगा, तो pH कितना हो जाएगा 3.4 प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस कितना है यहाँ पे 0.2 अपॉन टोटल वॉल्यूम 500 अपॉन 0.05 अपॉन 500, राइट। तो आपको यहाँ पे लिया था 0.05 वीक एसिड था एंड 0.2 मोल ऑफ ये था, ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3.4 प्लस लॉग कितना है यहाँ पर 0.2 अपॉन 50, तो ये कितना होगा log 4 हो जाएगा क्या, ठीक है, log 4 मिल रहा है, राइट, log 4 कितना होगा 0.6, तो 3.4 माइनस 0.6 तो कितना हो जाएगा pH लगभग 2.8 के लगभग आपको ये pH मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें टाइट्रेशन एंड इंडिकेटर। यहाँ पे में जो टाइट्रेशन से क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ पे एसिड बेस्ड टाइट्रेशन से ही रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब आप किसी सॉल्यूशन में ड्रॉप बाय ड्रॉप, सपोज आपके पास एसिडिक सॉल्यूशंस में ड्रॉप बाय ड्रॉप आप बेस डालते हैं तो डिफरेंट वॉल्यूम पर सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा वो आपसे कैलकुलेट किया जाता है, तो वो सिंपल न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिकेटर्स यहाँ पे कौन से टाइट्रेशन में कौन से इंडिकेटर यूज में ले रहे हैं, कौन से इंडिकेटर का पीएच चेंज क्या होता है वो आपको यहाँ पर जनरली पूछा जाता है, राइट।
चलिए, तो 4 इंडिकेटर होंगे, फिनोप्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल एडेन, फिनोल रेड, 4 इंडिकेटर आपको पता होने चाहिए, उनका पीएच रेंज पता होना चाहिए। तो फिनोप्थेलिन का पीएच रेंज 8.3 से 10 होता है, 8.3 से पहले कलरलेस और 10 के बाद पिंक कलर होता है। मिथाइल ऑरेंज 3.1 से 4.5 इसका पीएच रेंज होता है, 3.1 से ऑरेंज रेड और 4.5 के बाद येलो कलर शो करता है। मिथाइल रेड 4.2 से 6.2 इसका पीएच रेंज होता है, 4.2 से पहले पिंक कलर और 6.2 के बाद येलो कलर का होता है। और फिनोल रेड 6.8 टू 8.2 इसका पीएच रेंज होता है, 6.8 से पहले येलो कलर और 8.2 के बाद रेड कलर होता है। अब नेक्स्ट टाइट्रेशन की बात करें, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन में हम चारों इंडिकेटर यूज में ले सकते हैं, सभी इंडिकेटर यूज में ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका पीएच बहुत शार्पली चेंज होता है। 3 के बाद यहाँ पे एक ड्रॉप डालने से के बाद पीएच यहाँ पे डायरेक्ट 9 या 10 के आसपास चला जाता है। तो सभी इंडिकेटर के पीएच चेंज को ये ब्रेक कर देता है, इसलिए यहाँ पर ये सभी इंडिकेटर इसमें यूज में आ सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस अगर ये टाइट्रेशन करते हैं तो जब इक्विवेलेंट पॉइंट आता है यानी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट। तो पीएच क्या होगा, एसिडिक रेंज में। तो जिस इंडिकेटर का यहाँ पे पीएच रेंज एसिडिक रेंज में आता है वो इंडिकेटर यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड यहाँ पर यूज में लेते हैं। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, फाइनली क्या बनेगा यहाँ पे, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा इक्विवेलेंट पॉइंट पे जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। राइट, एसिटिक एसिड, अमोनियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम एसिटेट बनेगा। सोडियम एसिटेट का पीएच क्या होगा, बेसिक रेंज में होगा। तो जिस इंडिकेटर का पीएच रेंज यहाँ पे बेसिक रेंज में होगा वो इंडिकेटर यहाँ पर यूज में ले सकते हैं। तो फिनोप्थेलिन का पीएच रेंज क्या है, बेसिक रेंज में है, तो इसलिए फिनोप्थेलिन यहाँ पर यूज में आएगा। और फिनोल रेड वीक एसिड वीक बेस, यहाँ पर जो वीक एसिड वीक बेस, एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसके टाइट्रेशन में जो पीएच होगा वो 7 के आसपास होगा। तो 7 के आसपास एक ही पीएच रेंज है यहाँ पे फिनोल रेड, तो फिनोल रेड को हम यहाँ पर यूज में लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन गिवन है आपको 10 ml 1 मोलर H2SO4 विल कंप्लीटली न्यूट्रलाइज। तो यहाँ पे सिंपल न्यूट्रलाइजेशन के बेसिस पर क्वेश्चन है, आपको बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन सा कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा। तो उसके लिए सिंपल इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन की बात करेंगे तो H+ और OH- के मोल्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, मिलीमोल्स क्या होने चाहिए, बराबर। तो अगर H2SO4 जब डिसोसिएट होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा H2SO4 से 2H+ प्लस SO4 2-, तो कितना है यहाँ पे 10 ml 1 मोलर कंसंट्रेशन, तो ये कितना होगा 10 मिलीमोल। 10 मिलीमोल से कितना बन जाएगा यहाँ पे 20 मिलीमोल। तो जिसमें 20 मिलीमोल ऑफ OH- बन रहा होगा वो यहाँ पे कंप्लीट न्यूट्रलाइज करेगा। तो फर्स्ट है NaOH कितना बनेगा 10 मिलीमोल, सेकंड है कितना बनेगा 20, थर्ड वहां पे कितना 10 मिलीमोल ऑफ OH-, फोर्थ में कोई OH- नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपके लिए, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट गिवन है व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन एट हाफ न्यूट्रलाइजेशन इन द टाइट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड KOH। तो हाफ न्यूट्रलाइजेशन मींस जितने मोल्स या मिलीमोल्स प्रेजेंट है उसके आधे न्यूट्रलाइज हो जाएं। तो रिएक्शन क्या होगा, एसिटिक एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ, KOH के साथ। तो क्या बनाएगा, सो पोटेशियम एसिटेट प्लस H2O। तो कितना है यहाँ पे 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है, 0.1 मोलर एसिटिक एसिड और KOH के साथ न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो आपको आधा न्यूट्रलाइज कर देना है। तो यानी KOH कितना मिला है कि ये आधा न्यूट्रलाइज हो जाए, तो 0.1 में से 0.1/2 यानी 0.1/2 इतना यहाँ पर आपको ये मिलाना पड़ेगा। राइट, तो ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन इसका कितना बचेगा 0.5 मोलर ही बचेगा। ठीक है, तो इतना कंसंट्रेशन, या इसको आप ऐसे सोच लीजिए यहाँ पे हम कितने मिलीमोल मिलाएं कि इसका वॉल्यूम यहाँ पर कितना था, यहाँ पे इसका वॉल्यूम सपोज Vml है तो इसका मिलीमोल कितना होगा 0.1 इंटू V मिलीमोल, इतने मिलीमोल इसके इनिशियली थे। राइट, अब KOH कितना मिलाया जाए कि आधे मिलीमोल खत्म हो जाए, तो यहाँ पे KOH कितना मिलाएगा 0.1 V/2 इतना मिलीमोल ऑफ KOH आपने मिला दिया। तो अब यहाँ पे 0.1 V में से कितना कम हो जाएगा 0.1 V/2, तो बचेगा कितना 0.1 V/2। यहाँ पे एसिटिक एसिड बचा, इतना ये मिलाया था, इतना यूज में आ गया तो ये हो जाएगा 0। कितना है पोटेशियम एसिडेट प्रोड्यूस होगा 0.1 V/2। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, वीक एसिड भी प्रेजेंट है, उसका सॉल्ट भी प्रेजेंट है, यानी ये क्या बन गया एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर में पीएच आप कैसे निकालते हैं, pKa प्लस log कॉन्जुगेट बेस अपॉन वीक एसिड। दो कॉन्जुगेट बेस कौन है यहाँ पर एसिटेट आयन, और वीक एसिड कौन है एसिटिक एसिड। दोनों के मिलीमोल्स क्या है बराबर हैं, तो दोनों के मिलीमोल्स बराबर है तो दोनों का कंसंट्रेशन जब वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम तो दोनों के लिए सिमिलर है, एक ही वॉल्यूम में है, तो यहाँ पे दोनों के मिलीमोल सिमिलर है, दोनों का कंसंट्रेशन सिमिलर, तो ये log 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, दोनों का कंसंट्रेशन सिमिलर तो ये हो जाएगा log 1। log 1 क्या होगा 0, तो pH किसके बराबर pKa के बराबर, इसका pKa कितना होगा यहाँ पे 4.74। ठीक है, तो जब हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट की बात की जा रही है, हाफ न्यूट्रलाइजेशन की बात की जा रही है, तो वहां पे pH किसके बराबर होगा pKa के बराबर, या POH अगर बेसिक बफर बन रहा है तो POH किसके बराबर हो जाएगा pKb के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट गिवन आपको 0.1 डेसीमीटर क्यूब, 0.1 डेसीमीटर क्यूब या 0.1 लीटर बोल दीजिए, एक ही बात है।
0.1 decimeter cube, 0.1 molar acetic acid is titrated against 0.1 molar NaOH. When 50 centimeter cube of 0.1 molar NaOH are added, the pH of solution। तो ये भी बिल्कुल सिंपल न्यूट्रलाइजेशन के बेसिस पर ही यहाँ पर क्वेश्चन आपको गिवन है। तो कौन है यहाँ पर एसिटिक एसिड, टाइट्रेट कर रहे हैं किसके साथ, NaOH के साथ, क्या बनेगा सोडियम एसीटेट प्लस H2O। तो ये कितना है 0.1 मोलर और 0.1 डेसीमीटर मींस 0.1 लीटर यानी 100 ml। ठीक है, NaOH कितना है 0.1 मोलर 50 ml। तो ये कितना है, ये कितना मिलाया 10 मिलीमोल और NaOH कितना है 5 मिलीमोल। ठीक है, तो ये होगा लिमिटिंग, ये होगा एक्सेस रिएजेंट, ये हो जाएगा 0। ये कितना बचेगा 10 - 5 मिलीमोल और ये कितना प्रोड्यूस होगा 5 मिलीमोल। अगेन वही पॉइंट है, ये जितने मिलीमोल से उसका आधा न्यूट्रलाइज हो गया। अगर ऐसा होता है तो पीएच किसके बराबर होगा यहाँ पे, pKa के बराबर, यानी 4.74 यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं आयनिक में, वो हम स्पेरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट की बात करें जो 100% डिसोशिएट नहीं होते, पूरे के पूरे सॉल्युबल नहीं होते। तो जो सॉल्युबिलिटी होता है वो एक्चुअली क्या है, यहाँ पे एक स्पेसिफाइड अमाउंट की बात करते हैं जो यहाँ पे 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो सकता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड व्हिच कैन बी डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पे हम 1 लीटर सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। तो 1 लीटर में जितने मोल्स डिसॉल्व हो रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। तो कितना कंसंट्रेशन, कितने मोल्स 1 लीटर में डिसॉल्व हो पा रहे हैं, वही क्या है यहाँ पर सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिफरेंट सॉल्ट के सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। तो यहाँ पर सपोज कोई AB सॉल्ट है, सॉलिड, जब आप वाटर में डालेंगे तो क्या बनाएगा A+ + B- एक्वस, राइट। तो अगर इसके यहाँ पर हम सॉल्युबिलिटी को S से रिप्रेजेंट करते हैं यानी S मोल पर लीटर, तो अगर इसके S मोल डिसॉल्व हो पा रहे हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हुआ, S हुआ। तो इसके अगर S मोल डिसॉल्व हो रहे हैं यानी इसके S मोल डिसोशिएट हो रहे हैं तो कितने प्रोड्यूस होंगे, S and S। अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें तो वो क्या होगा, Ksp। तो ये Ksp जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, इक्विलिब्रियम पर निकाला जाता है जब यहाँ पे इसके इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो ही Ksp निकाला जाता है, राइट। तो Ksp सिमिलर टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और केवल टेंपरेचर पर डिपेंड करेगा और कोएफिशिएंट्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पर प्रेशर चेंज किया, वॉल्यूम चेंज किया, कंसंट्रेशन चेंज कर दी तो Kp का वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है। तो Ksp कैसे निकालेंगे, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ये एक्वस है और ये सॉलिड है, तो हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम में सॉलिड का एक्टिव मास कितना लेते हैं 1। तो हम केवल कंसंट्रेशन ऑफ A+ और B- का प्रोडक्ट ही लेंगे। तो S * S क्या हो जाएगा इसका Ksp, S² के इक्वल। तो अगर आपको सॉल्युबिलिटी पता है तो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं। सेकंड एक और साथ ले लें AB2, सॉलिड है जब डिसोशिएट होगा तो क्या बनाएगा A+ + 2B-, तो एक्वस। तो अगर इसका सॉल्युबिलिटी S है तो इसका कितना प्रोड्यूस होगा S और इसका कितना प्रोड्यूस होगा 2S। तो इसका Ksp क्या होगा यहाँ पर A+ * B- यानी S * 2S² यानी 4S³। तो ये इसका Ksp आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हो सकता है आपको AB3 सॉल्ट गिवन हो, तो AB3 सॉल्ट यहाँ पे जब डिसोशिएट होगा तो क्या बनाएगा सॉलिड से A3+ + 3B-। तो अगर इसका सॉल्युबिलिटी S है तो क्या बनाएगा S and 3S। तो इसका Ksp कितना होगा यहाँ पर A3+ * B- यानी S * 3S³ यानी 27 S⁴। तो ये Ksp बना लेगा किसका, यहाँ पे इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा। तो अगर आपको S पता है तो आप Ksp निकाल सकते हैं। या फिर आपको एक और सॉल्ट हम ले लें A2B3, जब ये डिसोशिएट होगा तो क्या बनाएगा 2A3+ + 3B2-। तो अगर इसका सॉल्युबिलिटी S है तो क्या बनाएगा 2S and 3S। तो इसका Ksp कितना हो जाएगा A3+ ² B2-, यानी 2S² 3S³ यानी 108 S⁵। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, Ksp का कैलकुलेशन कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा आपको कुछ भी हाइपोथेटिकल फॉर्मूला गिवन हो सकता है तो इसी तरीके से आप उनका Ksp का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको सॉल्युबिलिटी पता है तो डेफिनेटली आप Ksp निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये सिंपल सॉल्युबिलिटी का हमने कैलकुलेशन किया है वाटर के अंदर, इस तरीके से आप यहाँ पे सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे सिंपल सॉल्युबिलिटी से बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट वाला आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनता है और नेक्स्ट बनता है यहाँ पे प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड की रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा। सेकंड हम बात करें कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन की, कोई भी सॉल्ट का प्रेसिपिटेट होगा तो इसके लिए सिंपल लॉजिक है, जैसे हमने यहाँ पर
केमिकल इक्विलिब्रियम में Kc और Qc को कंपेयर किया था, वैसे यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे। तो Qc क्या था, किसी भी पॉइंट पर वहां पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एक्टिव मास का रेशियो, और Kc क्या था, एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम पर। वैसे ही हम यहाँ पे बात करेंगे कि सपोज कोई सॉल्ट है AB, सॉलिड है, डिसोसिएट हो रहा है, A+ एक्वस एंड B- एक्वस बन रहा है। तो यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम हम क्या बोलते हैं, एट इक्विलिब्रियम इसका Ksp क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ A+ इनटू एक्टिव मास ऑफ B के बराबर, राइट। ये दोनों कंसंट्रेशन क्या होगी, इक्विलिब्रियम पे होगी। एट एनी पॉइंट, किसी भी टाइम पर जो Ksp होगा वो क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ A+, सॉरी जो Ip होगा आयोनिक प्रोडक्ट, इसके आयंस का प्रोडक्ट जो भी होगा उसे हम क्या बोलेंगे, आयनिक प्रोडक्ट। तो या तो इक्विलिब्रियम पे ले लीजिए या किसी भी पॉइंट पर ले लीजिए। तो इन दोनों को हम कंपेयर करके क्या बता सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड में आ रही है या बैकवर्ड में आ रही है, इक्विलिब्रियम पे होगी, यानी यहाँ पे सॉल्ट सॉल्युबल हो रहा होगा या प्रेसिपिटेट हो रहा होगा। इफ Ip इक्वल टू Ksp, अगर Ip और Ksp का वैल्यू बराबर है तो मींस यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है, राइट। अगर Ip का वैल्यू Ksp से ज्यादा है, इसका मींस Ip का वैल्यू बड़ा होना मींस आयंस का कंसंट्रेशन यहाँ पे इक्विलिब्रियम के रेस्पेक्ट में ज्यादा है, तो रिएक्शन क्या आ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड शिफ्ट, यानी प्रेसिपिटेशन यहाँ पर होगा। और अगर Ip का वैल्यू Ksp से कम है तो Ip का वैल्यू कम है यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में, Ksp के रेस्पेक्ट में, यानी आयंस का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के रेस्पेक्ट में कम है, तो यहाँ पे क्या शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, यानी डिसोल्यूशन प्रोसेस होगा, ठीक है। तो ये एक केस यहां से बनता है। और थर्ड केस जो हमें बनता है यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन ऑन सॉलिबिलिटी। तो यहाँ पे कॉमन आयन की वजह से सॉलिबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ऑड आयन की वजह से सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो एग्जांपल है, सपोज हम यहाँ पे NaCl एंड AgCl के सॉलिबिलिटी को कंपेयर करेंगे, AgCl की सॉलिबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ NaCl। तो NaCl तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, Na+ Cl- बनाता है, और AgCl क्या होता है यहाँ पे, वीक इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पर Ag+ एंड Cl- बनाएगा, ठीक है। तो जब NaCl से डिसोसिएशन से Cl- बनेगा तो यहाँ पर इस Cl- की वजह से ये रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड शिफ्ट होगी, यानी इसकी सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर सपोज यहाँ पे NaCl 0.1 मोलर है तो यहाँ पे Cl- कितना बनेगा, 0.1 मोलर। अगर इसका सॉलिबिलिटी S है, इसका सॉलिबिलिटी S था, तो यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ Cl-, यहाँ पे सॉलिबिलिटी हम क्या देखना चाह रहे हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ Cl- सॉलिबिलिटी क्या होगा, तो इन प्रेजेंस ऑफ Cl- क्या होगा, NaCl, यहाँ पे इसका सॉलिबिलिटी क्या होगा। तो हम अगर Cl- के कंसंट्रेशन की बात करें तो Cl- क्या होगा, S- + 0.1, तो हम क्या करेंगे, S- को 0.1 के रेस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर देते हैं, तो Kp आपको मिल जाएगा Ag+ इनटू Cl-, Ag+ क्या है यहाँ पे, S- इनटू 0.1। तो यहाँ से आप Kp को कैलकुलेट, Kp के अकॉर्डिंग सॉलिबिलिटी यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो सिंपल सा फंडा है कि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से सॉलिबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये अभी हम क्वेश्चन में देखते हैं। और आयन की इफेक्ट, और आयन इफेक्ट क्या करता है, सॉलिबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। अगर हम किसी तरीके से यहाँ पे Cl- को बाहर निकाल दें तो क्या करेगा, इसकी सॉलिबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन गिवन आपको, if solubility of calcium fluoride in pure water is x mol per liter then solubility product। तो कैल्शियम फ्लोराइड आपको गिवन है, यस, CaF2 जब डिसोसिएट होगा क्या बनाएगा, Ca2+ 2F-। बोला गया है कि इसका सॉलिबिलिटी क्या है, x मोल पर लीटर, यानी x मोल इसके यहाँ पर डिसोल्व हो पा रहे हैं। तो कैल्शियम का कितना बनेगा, x मोल बनेगा, और ये कितना बनेगा, 2x बनेगा। तो इसका Ksp क्या हो जाएगा, यहाँ पर concentration of Ca2+ into concentration of F- square, यानी x into 2x square यानी 4x³, इसका क्या हो जाएगा, Ksp यानी solubility प्रोडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है, if the aqueous solution of which of the following sulfide would contain maximum concentration of sulfide ion। तो आपको 4 डिफरेंट सॉल्यूशन दे रखे हैं, उसमें पूछा है सबसे मैक्सिमम सल्फाइड आयन का कंसंट्रेशन किसमें होगा। तो सबसे मैक्सिमम कंसंट्रेशन कहां पर होगा, जहां पे सॉल्यूट ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व हो रहा होगा, ज्यादा से ज्यादा सॉल्युबिलिटी उसकी होगी। तो यहाँ पे आपको 4 सॉल्ट गिवन है, MnS, इसका जो Kp होगा वो क्या होगा, S² के बराबर, इसका वैल्यू दे रखा आपको 1.1 × 10⁻21। सेकंड गिवन आपको ZnS, तो इसका Kp क्या होगा, Kp S² के बराबर, और ये कितना होगा, ये 1 2 ले लेते हैं, 1.1 × 10⁻23। थर्ड क्या होगा, PbS, इसका Ksp कितना होगा,
एस स्क्वायर के इक्वल एस3 स्क्वायर के इक्वल कितना 1.1 इंटू 10⁻⁵ एंड फोर्थ क्या CUS, इसका KSP कितना होगा S4 स्क्वायर के इक्वल यानी 1.1 इंटू 10⁻30। तो बिल्कुल इजी है, आप सॉलिबिलिटी निकालिए, सबका S क्या होगा रूट 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 सबका रूट ले लीजिए, तो जहां पे रूट का वैल्यू मैक्सिमम होगा वहां सॉलिबिलिटी क्या होगी मैक्सिमम, तो जिसके KSP का वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम है उसका सॉलिबिलिटी क्या होगा यहाँ पे मैक्सिमम, तो फर्स्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट बोला गया है आपको the solubility product of silver oxalate is 32 into 10⁻12. what is the concentration of oxalate ion? तो KSP गिवन है, oxalate ion का concentration पूछा गया है, तो KSP of Ag2CrO4 कितना है 32 into 10⁻12। तो पहले तो इसका KSP देखें क्या होगा कि Ag2CrO4 जब डिसोशिएट होगा सॉलिड से तो क्या बनाएगा 2Ag प्लस CrO4 2 माइनस, तो ये S है तो ये क्या होगा 2S, तो इसका KSP क्या होगा यहाँ पे 4S क्यूब के इक्वल कितना 32 इंटू 10⁻12। तो यहाँ से S क्यूब कितना हो जाएगा 8 इंटू 10⁻12, तो S कितना होगा यहाँ पे 2 इंटू 10⁻4 मोलर के इक्वल। राइट, नेक्स्ट गिवन आपको the solubility of calcium fluoride in 0.005 मोलर सॉल्यूशन ऑफ BaF2। तो आपको यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे BaF2 की प्रेजेंस में कैल्शियम फ्लोराइड का सॉलिबिलिटी क्या होगा, तो कॉमन आयन इफेक्ट से ये क्वेश्चन है। तो BaF2 तो 100% डिसोशिएट होगा, क्या बनाएगा Ba2 प्लस 2F माइनस। राइट, तो यहाँ पर BaF2 का कंसंट्रेशन कितना है 0.005 मोलर, तो यहाँ पे डिसोशिएट होगा तो कितना बनाएगा 0.005 एंड 0.01 मोलर, इतना F माइनस यहाँ पर बनेगा। अब देखिए यहाँ पर CaF2 जब डिसोशिएट होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा Ca2 प्लस 2F माइनस, तो इसका सॉलिबिलिटी S, इसका कितना होगा 2S, तो यहाँ पे F माइनस यहाँ से भी मिल रहा होगा तो 0.01। तो अब देखिए इसका जो KSP गिवन है, KSP कितना गिवन है 3.4 इंटू 10⁻11। तो यहाँ पे इसका KSP कम है तो यानी सॉलिबिलिटी भी कम ही रहा होगा, तो हम क्या कर सकते हैं 2S को 0.01 के रेस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर सकते हैं। नाउ इस KSP विल बी इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ Ca2 प्लस इनटू एक्टिव मास ऑफ F माइनस स्क्वायर, तो ये कितना होगा S एंड F कितना होगा 0.01 स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए तो कितना होगा 0.01 स्क्वायर किसके बराबर होगा, इसका KSP कितना गिवन है आपको 3.4 इंटू 10⁻11। तो स्क्वायर कर देंगे तो 0.01 का 0.01 का स्क्वायर कितना होगा 10⁻4 S इंटू 10⁻4 कितना 3.4 इंटू 10⁻11, तो S कितना हो जाएगा 3.4 इंटू 10⁻7 मोलर के अलावा आपको क्या मिल जाएगा, इसका सॉलिबिलिटी मिल जाएगा। ठीक है, बोला गया है इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू सॉल्यूशन मिक्स्ड द वन इन विच कैल्शियम सल्फेट इज प्रेसिपिटेटेड। तो KSP आपको कैल्शियम सल्फेट का गिवन है, तो KSP गिवन है आपको कितना 2.4 इंटू 10⁻5। तो प्रेसिपिटेशन कब होगा व्हेन IP इज ग्रेटर देन KSP, देन प्रेसिपिटेशन वहां पे क्या आपको मिल जाएगा, यानी सॉल्ट प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा। तो चार ऑप्शन गिवन है, इक्वल वॉल्यूम मिला रहे हैं तो इक्वल वॉल्यूम मिलाएंगे तो कंसंट्रेशन क्या हो जाती है हाफ हो जाती है। तो फर्स्ट आफ्टर मिक्सिंग का कंसंट्रेशन मैं ले रहा हूं CaCl2 कितना होगा 0.02 एंड Na2SO4 कितना होगा 0.01 आफ्टर मिक्सिंग कंसंट्रेशन हाफ एंड 0.004। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं, सेकंड में क्या है CaCl2 कितना होगा कंसंट्रेशन 0.001 एंड Na2SO4 कितना हो जाएगा कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा यानी 0.02। थर्ड क्या गिवन है आपको यहाँ पर CaCl2 कितना हो जाएगा 0.1 मोलर आफ्टर मिक्सिंग एंड सोडियम सल्फेट आफ्टर मिक्सिंग कंसंट्रेशन 0.002 मोलर, कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा। एंड फोर्थ कितना है CaCl2 कितना 0.2 मोलर आफ्टर मिक्सिंग 0.1 मोलर आफ्टर मिक्सिंग कंसंट्रेशन हाफ होगा एंड Na2SO4 आफ्टर मिक्सिंग कितना 0.002 मोलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आफ्टर मिक्सिंग का कंसंट्रेशन हमने ले लिया। अब आपको बताना है इसमें से किसमें प्रेसिपिटेट होगा जहां पर IP का वैल्यू KSP से ज्यादा, तो देख लेते हैं किसमें यहाँ पे प्रेसिपिटेट होगा। IP से अपन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट है CaCl2 0.02 तो कंसंट्रेशन हाफ हो गई, सोडियम सल्फेट का 0. इसका कंसंट्रेशन हाफ कीजिए 0.002, तो यहाँ पे IP निकाल लीजिए। IP क्या होगा Ca2 प्लस इनटू
SO4 2 माइनस, तो Ca2 प्लस यहाँ से मिलेगा कितना 10 टू पावर माइनस 2, SO4 कितना मिलेगा 2 into 10 टू पावर माइनस 3, तो ये कितना होगा 2 into 10 टू पावर माइनस 5, राइट। तो ये हुआ Ip, ये है Ksp, तो Ip का वैल्यू Ksp से कम है तो कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। सेकंड क्या है, कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे कंसंट्रेशन से ही पुट किया है, यस, तो Ca2 प्लस Ip का वैल्यू क्या होगा, Ca2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना है 10 टू पावर माइनस 3 into 2 into 10 टू पावर माइनस 2, तो ये कितना होगा 2 into 10 टू पावर माइनस 5, तो यहाँ पे Ip का वैल्यू क्या है Ksp से कम है, कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। यहाँ पे कितना है Ca2 प्लस 10 टू पावर माइनस 1 into SO4 2 minus 2 into 10 to power minus 3, तो कितना होगा 2 into 10 to power minus 4, तो यहाँ पे क्या है Ip का वैल्यू क्या है Ksp से ज्यादा है, तो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। एंड फोर्थ कैल्शियम कितना है 10 to power minus 1 और ये कितना है 2 into 10 to power minus 3, क्या हमने कुछ गलत लिख दिया क्या, तो ये कितना है 0.1 एंड 0002, राइट, तो कितना होगा 2 into 10 to power minus 4, तो कितना होगा 2 into 10 to power minus 5, राइट। तो यहाँ पे क्या है Ip का वैल्यू Ksp से कम है, तो यहाँ पे भी कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, जो भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, जो भी प्रैक्टिस की है, उसको आप फिर से प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कीजिए। आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, गैस स्टेट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अगर हम 12th वाले पोर्शन से बात करें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन, सॉलिड काइनेटिक्स, चारों ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे चैप्टर हैं बट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप जितना रिवीजन करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, चीजें आपको उतनी कमांड में आएगी। तो मेरी आपके साथ बहुत सारी शुभकामनाएं। रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से मार्क्स अपने गेन कीजिए, राइट। नमस्कार।